हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बाहर मौसम बेईमान हो रखा है, फिर भी तुम कोचिंग आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस उम्र में भी तुम कोचिंग में आते हो, फिर भी तो नारगेट वारगेट जाते हैं यार। समोसे खाने होते हैं ऐसे मौसम में। समोसे कौन खाता है यार ऐसे मौसम में? टाबरी हो मतलब अभी तक? चल, इसमें खाने पीने की चीजें अलग होती है। क्या कहां तक बढ़ाया था? ठीक, बताओ। हाँ, मैं एक बार ये पूछ लूं, ये एक बार रिवीजन करवा दूं, फिर तुम्हारे क्वेश्चन पूछूंगा। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा ने जागीर किसको दी थी? जागीर का नाम क्या था इसका? ऊपर मार लगी। अशोक परमार कहाँ से आया था? जगनेर से। और इसका हेडक्वार्टर क्या था? बिजोलिया। और अशोक परमार कौन से युद्ध में लड़ा था? कितने प्रकार के कर? भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पे टैक्स, चौरी कर कब लगाया गया? किसके द्वारा लगाया गया? अच्छा, नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर जनता पे किसने लगाया? कब लगाया? 1906 में। किसने लगाया? पृथ्वी सिंह लगा दे। कौन से गांव से शुरू हुआ? कौन से किसानों द्वारा? किसके कहने पर? कौन कौन दो बंदे गए थे? किसके पास गए थे? फतेह सिंह जी ने अधिकारी कौन सा भेजा? लेकिन पहले चरण में अधिक सफलता। लोकल लीडर कौन कौन थे? प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्म। दूसरे चरण में साधु सीताराम दास किसको लाए? विजय सिंह पथिक ने कौन सा बोर्ड बनाया? किस साल बनाया? कौन से त्योहार के दिन? कौन से गांव में? किसको अध्यक्ष बनाया? युवाओं की समिति कौन सी थी? एक पर्चा कौन सा प्रकाशित किया? 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है? उसमें प्रस्ताव किसने रखा? उसका विरोध किसने किया? 1920 में अधिवेशन कहां हुआ? उसमें किसानों ने किसका आयोजन किया? एक प्रदर्शनी का। किसने नैतिक समर्थन दिया? ठिकाने ने कितने जांच आयोग बनाए? पहला कब बनाया? दूसरा कब बनाया? 1919 वाले के मेंबर कौन कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली। 1920 वाले के कौन कौन थे? राज सिंह बेतला, तक सिंह मेहता, रमाकांत। तो 1922 में अंग्रेजों ने क्या करवा दिया? समझौता। एजीजी खुद आया था, रॉबर्ट हॉलैंड पॉलिटिकल एजेंट आया, एजीजी का सचिव आया, राजा के दो मंत्री आए। किसानों की तरफ से कौन कौन आए? मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी और माणिक्यलाल। कितने कर माफ किए गए? लेकिन बिजोलिया के सामंत ने इनको लागू। तीसरे चरण के अंदर लैंड सेटलमेंट ऑफिसर कौन आया? उसने कौन सी जमीन पे टैक्स बढ़ा दिए? तो किसके कहने पे? विजय सिंह पथिक। किसानों ने इस भूमि को वापस, और सामंत ने इस भूमि को क्या कर लिया? पथिक जी अलग कब हो गए? तो 1927। तो गांधी जी ने किसको भेजा? बजाज जी यहाँ पे किसको छोड़ गए? फाइनल समझौता कब हुआ? मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? और मेवाड़ के राजस्व मंत्री कौन थे? और जब्त जमीनें किसानों को अलवर, करौली, मेवाड़, बीकानेर। 1803 में संधियां कौन कौन करता है? भरतपुर और अलवर। 1817 में कौन कौन करता है? करौली और करौली। सुनो मेरी बात, फिर सुनो। ये कह रहा है सबसे पहले संधि किसने की थी? संधियों के दो चरण थे। एक संधियां हुई थी 1803 में, एक संधियां हुई थी 1817। 1803 वाली संधि पहले किसने की थी? भरतपुर। बाद में किसने की? अलवर। दूसरा चरण शुरू हुआ 17 वाला। 17 में पहले संधि किसने की? कर। ये वही पूछना चाहता है। वही है, अंग्रेजों के साथ में इनमें से कौन सी रियासत ने पहले संधि की थी? ये 1817 वाली संधियों का पूछना चाहता है। करौली उत्तर है। शाबाश, बैठ जाओ। हाँ, हाँ तो ध्यान रखना, आपसे करौली मानना है। मैं कर रहा हूं ना करौली। भाई 3 वाली संधियां है वो पहले किसने की? भरतपुर और अलवर। बाद में 17 वाली संधियां। ये एग्जैक्टली इसने लिखा नहीं, बाकी पूछना वही चाहता है। इसने नहीं लिखा, इसको पूछना ये चाहिए था कि 1817-18 में जो संधियां हुई थी वो पहले किसने की थी। नहीं लिखा अगले ने, अगले की मर्जी। पर इसका उत्तर वही है, पहले का मतलब वही है, सबसे पहले किसने। तो 17 में पहले किसने की?
हाँ पूछो तुम। वो अलग है, वो और अलग है। हेस्टिंग्स था ही नहीं। हाँ, घेरे की नीति है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के आश्रित पार्थक्य की नीति है। हाँ, क्या नाम दोबारा बताओ। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है कोटा। हाँ हाँ, तो कोटा हो गया। क्या क्वेश्चन क्या, दोबारा बोलो तुम। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राजा। हाँ, ऑप्शन बोलो। कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। कोटा नहीं है, तुमने गलत पढ़ लिया। है? तो ये किताब गलत है, जो तूने ले रखे हो किताब गलत है। इसी सेम क्वेश्चन को तुम आरपीसी की साइट पे जाके देखो, कोटा आंसर है। अरे गलत है इसमें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। इसमें मिस प्रिंट है भाई, एबीसीडी तो भरना होता है, एबीसीडी गलत भर गया। तुम सेम क्वेश्चन को आरपीसी की साइट पे जाके देख लो, वो आंसर मिल जाएगा तुम। ठीक है, चलो। और क्या पढ़ रहे, पूछ लिया तो। हाँ, चार्ल्स मेटकोप कहां पर था? दिल्ली। क्यों क्यों पूछना है? बस यूं ही तुम्हें लगा कि चार्ल्स मेटकोप कहां था। हाँ हाँ हाँ, 18। हाँ, गवर्नर जनरल कौन था? लिखवाया मैंने। हाँ, अरे अल्लाह रहम करे, वही है। मेरे कहने का मतलब था कि 3 में संधिया हुई तब गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। 17-18 में संधिया हुई तब गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसका मतलब ये, इधर कोई खड़े हुए थे? है? लाग बाग लगान, टैक्स। टैक्स जो अनेक प्रकार के टैक्स होते हैं उनको अपनी भाषा में लाग बाग बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। मैंने जो पहला चरण बताया 1897 से 1915, काट के कर ले, 15 कर ले। तेरे वाला सही, 15 सही है। नहीं, 15-15 तेरे वाला से क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ हाँ, तलवार बंदाई करता। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते थे। आगे जब टैक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, मैं टैक्स थोड़ी पढ़ा रहा था, बिजोली आंदोलन पढ़ा रहा था। सारी बातें एक साथ बताऊं? आगे पूरी एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, उसमें देख लेंगे। हाँ, 57 की क्रांति के परिणाम लिखाए थे। कंपनी का राज था, ब्रिटिश क्राउन का हो गया था। हाँ? राजस्थान पे अंग्रेजों का राज था ही नहीं। था, लिख ले, वो लिख ले, राजी रहे। हाँ, इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ लोगे उसमें। हाँ, चौरीगर का दूसरा नाम नमतू ना, कहां पे था? अरे अरे, मैं एक जवाब दे दूं। हाँ, मैं कहां था ही? ऐसे हर किसी बुक में से उठा के मत किया कर, इसने कुछ ही लिख दिया ऐसे। हाँ, सामंत। सामंतवाद से किसानों को। अरे, बाकी पंचायती ने इसकी तो सुनो, तुम चुप रहोगे तो सुनेगी। सामंतवाद के अंत से किसानों को फायदा हुआ या फायदा? नेक्स्ट। हाँ, कहां लिखा है नुकसान हुआ? क्या सामंतवाद का अंत हुआ तब क्या था? तो तुम दो अलग अलग क्वेश्चनों को तुम इकट्ठा करके सुनो, देखो।
सामंतवाद के अंत का मतलब है 1947 के बाद की आजादी। तुम सामंतवाद का अंत शब्द यूज में ले रहे हो। मैंने ये बताया था कि जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तब तक सामंतों के पास में अधिकार ज्यादा थे, और अंग्रेजों के आने के बाद में अधिकार क्या हो गए थे? कम। आई बात समझ? ये बताया। अब तुम ये पूछना चाहते हो कि साहब अधिकार ज्यादा थे तो किसानों के लिए अच्छा था, अधिकार कम थे तो किसानों के लिए चाहिए, है ना? तो सवाल सही करो तुम। सामंतवाद के अंत का मतलब है सामंत खत्म हो गए, तो सामंत तो 47 के बाद समाप्त हुए। जो समाप्त होना तो अच्छा ही था अपने आप के अंदर, वो कंडीशन है। तो उस कंडीशन को हम अंग्रेजों के संदर्भ में देखते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक सामंतों के पास पावर थे, तब तक टैक्स कम थे, लेकिन अब टैक्स ज्यादा हो गए तो किसानों के लिए क्या होगा? और कोई? चलो फरमाइश कार्यक्रम चले आगे। चलो सुनो देख, कल ये 3 चरण पढ़ लिया हम ना, और प्लीज ऐसे यूं इन पे लोड नहीं लेना कि 14 था या 15 था, है ना? 15 लिख लो भले, तुम्हें लगे कि नहीं 15 करना है इसको तो 15 कर लिया करो, ऐसा। हाँ, हाँ? अरे यूं लिख दिया, अरे ये लिखा ऐसा, अरे ये लिखा ये या तो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, या तुम्हारा लेवल एकदम इतना नीचे चला गया कि अपनी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर पा रही है। पहला नहीं है, ये है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। कहने का मतलब है या तो 14 लिख दो या लिख दो 15। समझ गए? बस ठीक है। तो ऐसे ऐसे कोई लोड नहीं लेना कि मैं तो खुद ही मैंने ये लिखवाया होगा कि पहला खत्म किया 14 फिर बाद में शुरू किया 15, तो कोई ये भी कह सकता बीच में कहां थे, क्या लोड लेना? 14-15 में जाके पहला चरण खत्म हो रहा है, दूसरा चरण आपका क्या हो रहा है? शुरू। आपको 15 लगे तो 15 कर लेना, इतने लोड नहीं लेना इन बात की। अच्छा, इस आंदोलन की और दूसरी बात कि ये तो सीधी सीधी घटनाएं पड़ी, कुछ बीच की बातें अपने इसकी। बीच की बात एक ये थी कि किसान इस बात को जानते थे कि यार सीधा सीधा अपनी तो पार पड़नी है नहीं। तो जब बाल गंगाधर तिलक के पास गए थे विजय सिंह पथिक, तो बाल गंगाधर तिलक ने विजय सिंह पथिक के कहने पर बिजोली आंदोलन के पक्ष में क्या रख दिया था? प्रस्ताव। लेकिन गांधी जी ने उसका क्या कर दिया? विरोध। तो पथिक जी ने तिलक की तरफ देखा कि मरवा दिया यार आपने, रखा आपकी चली नहीं यहाँ पे। तो तिलक ने कहा कि भाई देखो अब तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं, मेरा न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर में तुम्हारे फेवर के अंदर माहौल बनाऊंगा, उस न्यूज़पेपर में तुम्हारे पक्ष में लिख दूंगा मैं। एक न्यूज़पेपर निकाला करते, उसका नाम था मराठा। कौन सा था? तो तिलक का अखबार कौन सा है? उन्होंने कहा इस मराठा अखबार के अंदर है ना, मैं तुम्हारे फेवर के अंदर लेख वगैरह लिख दूंगा। तो कोई पूछेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने कौन से समाचार पत्र में बिजोली आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था? कौन से अखबार में? वापस सुन लो, तीनों चरण हो गए, कुछ बातें बच गई जो मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं लाइन लिखवाऊंगा आप कहोगे तिलक तो मर गए, तो तीसरे चरण में कैसे आए? चरण हो गए, कोई बातें यूं ही रह गई जो मैं साइड में लिखवा रहा हूं। लिखो, लिखो। बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में, अपने मराठा समाचार पत्र में बिजोली आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। रोट एन आर्टिकल, रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, wrote an article in favor of Bijolia movement in his newspaper named मराठा। अपने मराठा समाचार पत्र में बिजोली आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा था। wrote an article in favor of Bijolia movement, wrote an article in favor of Bijolia movement in his newspaper named मराठा। अपने मराठा समाचार पत्र में बिजोली आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। किसके पक्ष में लेख लिखा था? बिजोली आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक। कौन से आंदोलन के पक्ष में? बिजोलिया के। कौन से अखबार में? तिलक ने कहा और मैं क्या कर सकता हूं, कांग्रेस में भी मेरे को कुछ नहीं करने दे रहे, तो मैं फतेह सिंह जी को डायरेक्ट लेटर लिख देता हूं मेरी तरफ से। इंडिविजुअल तो कर ही सकता हूं, कांग्रेस मेरी बात नहीं मान रही, पर मैं तो प्रयास कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा मैं फतेह सिंह जी को लेटर लिखता हूं, यार फतेह सिंह जी थोड़ा इन लोगों का ध्यान रखो। फतेह सिंह कौन थे?
गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने कहा लेटर तो मैं ही लिख दूंगा, तो गांधी जी ने भी लेटर लिखा। किस किसने लेटर लिखे? तिलक और गांधी जी। किसको लेटर लिखे? लिखो, तिलक तथा गांधी जी ने, तिलक एंड गांधी जी, तिलक तथा गांधी जी ने, तिलक एंड गांधी जी, तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। किसने लिखे? पर भाई मराठा अखबार में तो एक बार न्यूज आई आके रह गई। आंदोलन के लिए चाहिए कि न्यूज आपकी रेगुलर बेसिस पे न्यूज आएगी, तब जाके पार पड़ेगी। उन दिनों अपने कानपुर से एक अखबार निकलता, इसका नाम था प्रताप। कानपुर से एक अखबार निकल रहा था, नाम क्या था? प्रताप नाम करके एक अखबार निकला करता था। इस अखबार को निकालने वाले बंदे थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन सा अखबार निकालते? प्रताप। एक वीकली न्यूज़पेपर था। कितने दिन में आता था? एक वीक के अंदर एक बार आया करता था। वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता। साप्ताहिक अखबार था। गणेश शंकर विद्यार्थी कहां से निकाला करते? कान। गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक के काफी अच्छे दोस्त थे। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को कहा कि विद्यार्थी जी, हमारे आंदोलन की खबरें हर बार आपके अखबार में छप जानी चाहिए। उन्होंने कहा चिंता ही मत करो। तो क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि बिजोली आंदोलन की खबरें रेगुलर कौन से अखबार में छपा करती थी? तो कौन से अखबार में? लिखो, गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप नाम था। लाइन चेंज करके लिखो। एक बॉलीवुड में गुंडा है, उसका नाम है आशीष विद्यार्थी। तो स्टूडेंट थोड़ी है, 60 साल का आदमी है। फिल्म में देखा कर थोड़ी। लिखो, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर। जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर। जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर। कहां से प्रकाशित होता था? अच्छा, विजय सिंह पथिक जानते थे कि यार पत्रकारों से बना के रखनी चाहिए। पत्रकारों से बना के रखेंगे तो पत्रकार राजी रहेंगे, राजी रहेंगे तो खबरें छापेंगे, राजी नहीं रहेंगे तो खबरें। तो विजय सिंह पथिक ने और गणेश शंकर विद्यार्थी को किसानों की तरफ से राखी भेजी। क्या भेजी? कि जिस प्रकार राखी बांधने के बाद में भाई बहन की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमने आपकी राखी बांध दी, आप किसकी रक्षा करो? किसानों की। पत्रकार रक्षा कैसे कर सकता है? खबरें छाप छाप के। तो कोई पूछेगा किसने किसको राखी भेजी? विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर। और यूं छोटी मोटी राखी नहीं भेजी, चांदी की राखी भेजी। किसकी भेजी? थोड़ी तो आप ध्यान रखना, आप थोड़ा तो लिखो। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। तो लड़कियों सीखो कुछ, कागज की बांध देती हो। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। विजय सिंह पथिक सेंट सिल्वर राखी तो गणेश शंकर विद्यार्थी। विजय सिंह पथिक सेंट सिल्वर राखी तो गणेश शंकर विद्यार्थी। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी, सेंट सिल्वर राखी तो गणेश शंकर विद्यार्थी। याद रहेगी बात? अच्छा, माणिकलाल वर्मा का कल मैं आपको बता रहा था कि माणिकलाल वर्मा पहले ठिकाने में काम करते थे। कौन से ठिकाने में काम करते?
बिजोलिया, और बाद में विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर किसमें जुड़ गए थे? आंदोलन के अंदर जुड़ गए। तो विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर जब आंदोलन में जुड़े तो एक गीत गा गा के किसानों को मोटिवेट करते। गीत का नाम है पंछीड़ा। कौन सा नाम है? लिखो थोड़ा, फिर मैं समझाता हूं, लिखो। माणिक्यलाल वर्मा पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। अर्लियर माणिक्यलाल वर्मा सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। माणिक्यलाल वर्मा पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। अर्लियर माणिक्यलाल वर्मा सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। माणिक्यलाल वर्मा पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। अर्लियर माणिक्यलाल वर्मा सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। लेकिन विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बट बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, लेकिन विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बट बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, लेकिन विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बट बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, आंदोलन में शामिल हो गए थे। ही जॉइंट मूवमेंट, आंदोलन में शामिल हो गए थे। ही जॉइंट मूवमेंट। एक बात और लिखना, यहाँ बिजोलिया में एक जगह थी उमा जी का खेड़ा, मतलब मेवाड़ में, यहाँ बिजोलिया के पास में, क्या नाम था जगह का? यहां पर कई दिनों तक इन्होंने स्कूल चलाया था। तो कोई पूछे भाई उमा जी का खेड़ा नामक स्थान पर स्कूल कौन चलाया करते थे? तो कौन चलाते थे? माणिक्यलाल वर्मा। लिख लो, उमा जी का खेड़ा नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड उमा जी का खेड़ा, उमा जी का खेड़ा नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड उमा जी का खेड़ा, उमा जी का खेड़ा नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड उमा जी का खेड़ा, माणिक्यलाल वर्मा एक स्कूल संचालित करते थे। माणिक्यलाल वर्मा रन ए स्कूल या ऑपरेट ए स्कूल, रन ए स्कूल ये लिख लो। माणिक्यलाल वर्मा एक स्कूल संचालित करते थे। माणिक्यलाल वर्मा रन ए स्कूल, क्या चलाते थे वहां पे? स्कूल चलाते थे। ये सिंपल सा लिखना आपने, माणिक्यलाल वर्मा का गीत बराबर लिख लो पंछीड़ा। सॉन्ग ऑफ माणिक्यलाल वर्मा, कौन सा गीत गाते थे? पंछीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा का गीत बराबर पंछीड़ा, सॉन्ग ऑफ माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा गीत गाते थे? पंछीड़ा। जब भी यूं भीड़ कभी उठ के जाने लगती, वर्मा जी खड़े हो जाते और कौन सा गीत सुना देते, तो लोग बैठ जाते, अरे के गीत सुन रहे हैं, गीत सुन। पर थोड़े सालों में पंछीड़ा लोगों को याद हो गया। इस बार वर्मा जी ने कहा, लो लो बैठो भाई, मैं पंछीड़ा सुनाता हूं। उनका यार याद हो गया, नया सुना दे कुछ। फिर विजय सिंह पथिक एक नया गीत याद करके आए, पीड़ितों का पंछीड़ा। लिखो विजय सिंह पथिक का गीत। सॉन्ग ऑफ विजय सिंह पथिक, पीड़ितों का पंछीड़ा। सॉन्ग ऑफ विजय सिंह पथिक, पीड़ितों का पंछीड़ा। लोगों को ये भी याद हो गया, अब क्या किया जाए? तो बाद में एक नया सिंगर लेके आए, भंवरलाल जी। कौन लेके आए? भंवरलाल जी को बाद में खूब सारे अलग अलग गीत आते थे, इन्होंने बाद नए नए गीत सुनाए, चंदी कुड़ी अमरांदी पैन टाइप के। लिख लो, भंवरलाल जी ने अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। भगवान जाने गीतों से कैसे प्रोत्साहित होते हैं, पर इन्होंने तो किया भाई। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज फार्मर्स बाय हिज सॉन्ग्स। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज फार्मर्स बाय हिज सॉन्ग्स। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। ऑल्सो एनकरेज फार्मर्स बाय हिज सॉन्ग्स, एनकरेज फार्मर्स बाय हिज सॉन्ग्स। तो कोई पूछे कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान कौन कौन से गीत है, तो माणिक्यलाल वर्मा का कौन सा है? पंछीड़ा। विजय सिंह जी का कौन सा है? और बाकी गीत कौन गा रहा था? और ये कोई कार्यक्रम, सॉरी कार्यक्रम क्या, कोई आंदोलन जब लंबा चलता है ना, तो उसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूरी होता है। कि कल्चरल एक्टिविटी होगी तो आंदोलन थोड़ा जमा रहेगा, और कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी तो आंदोलन जमा हुआ। आप तो इन सालों में जो आंदोलन हुए उनको थोड़ा सा याद कर लो। अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था,
आपको नहीं याद रहा होगा, आपने नहीं ध्यान दिया होगा, मुझे याद है 2012 में अन्ना हजारे वाला आंदोलन हुआ था। तो कुमार विश्वास तो नेता ही उस आंदोलन से बना। भाई हुआ क्या कि दो लोग मिलके एक संगठन चलाया करते थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। कौन कौन दो आदमी? एक संगठन चलाया करते थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। क्या चलाते? इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक संगठन चलाते। उन दिनों सरदार जी वाली गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी वाली गवर्नमेंट थी, और करप्शन ज्यादा ही हो रहे थे थोड़े। ये अखबारों में सी न्यूज आ रही थी कि साहब टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर करप्शन हुआ, 1,76,00,000 रुपए तो लोगों से जीरो ही नहीं गिने जा रहे थे कि कितनों जीरो होंगे इसके लिए। विनोद राय केग हुआ करते हो, केग केग समझते हो ना? एक पोस्ट होती है भारत में केग, है ना? विनोद राय हुआ करते। कौन हुआ करते? विनोद। उस समय जो सीएजी थे अपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हुआ करते, वो कौन हुआ करते? विनोद राय। और विनोद राय डेली नया खुलासा कर रहे थे, आज इतने करोड़ का घोटाला, आज इतने करोड़ का घोटाला। तो इन दोनों ने सोचा कि अपने एक आंदोलन चलाते हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हैं। तो आंदोलन में यूं तो भारत के लोगों को जाके कहो कि चलो भ्रष्टाचार हो रहा, आंदोलन करें, तो भारत की जनता आती नहीं, भावुक जनता है। इसलिए एक बूढ़े आदमी को लेके अन्ना हजारे, किसको लेके? और भावुक जनता अन्ना हजारे के पीछे होगी कि दूसरा गांधी है। और अन्ना हजारे का आपको बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलोगे, चुपचाप रहना, बोलते पोल खुल जाएगी। आप केवल धोले कपड़े पहन के बैठ जाओ और कदो भूख हड़ताल पे हूं, बाकी हम संभाल लेंगे। अब अन्ना हजारे तो बैठ गए कि साहब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कर रहा हूं, भूख हड़ताल। जनता हो गई इकट्ठी, अब क्या करो? तो कहा जनता को भाषण दो। वो तो अब भाषण दे भाई, अरविंद केजरीवाल भाषण दे, किरण बेदी भाषण दे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण वाले पिताजी शांति भूषण, ये जितने सामाजिक कार्यकर्ता टाइप के लोग थे वहां पर भाषण दे। पर जनता के भाषण सुनने की क्षमताएं तो सीमित होती है ना, भाषण कब तक सुनो? सेम सेम भाषण। भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, देश में आजादी लाएंगे, नई आजादी लाएंगे, देश 47 में आजाद नहीं हुआ, अब आजाद होगा। तब केवल राजनीतिक आजादी थी, अब हमें आर्थिक आजादी भी मिलेगी, एक नया सवेरा आएगा टाइप की बातें करे एकदम। लोग उठ उठ के जाने लगते। तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया कहा कि मनीष, इनको रोकने का कोई तरीका बता। तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो कवि है, क्या उसको बुला लूं? उसको बुला ले, वो कवि कुमार विश्वास है। तो कुमार विश्वास को लेके अब जब जनता भाषण को उब जाती और उठ के जाने लगती, तब कुमार विश्वास खड़े होते। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वो बोलने लग जाते, जनता एक बार वापस बैठ जाती। कुमार विश्वास को भी लगने लग गया कि अपने बहुत बड़े नेता है, कवि तो थे ही हो, उनको लगा मैं बहुत बड़ा नेता भी हूं, लोग मेरी वजह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो बाद में उनको लगा मुझे भी बड़ा नेता बनना है, तो पार्टी में क्लेश हुआ तो बाद में कुमार विश्वास पार्टी से बाहर ही आ गए। ऐसा ही हुआ। पर उस आंदोलन में कुमार विश्वास ने जनता को बिठाने के अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी। ये अभी आपका ये चल रहा था, किसान आंदोलन अपना चल रहा था, ये पंजाबी सिंगर सारे कभी कोई गीत गाने के लिए आ रहा है, कभी कोई गीत गाने के लिए आ रहा है, क्योंकि कोई आंदोलन लंबा चलता है तो उसके अंदर ऐसा जरूरी हो जाता है कि आप क्या करो, उसके अंदर कल्चरल। मुझे याद है उस समय जब अन्ना वाला आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस की सरकार अरविंद केजरीवाल आंदोलन करे, तो बीजेपी को लगा हम क्या करें, हम तो रह गए, न तो हमने आंदोलन किया, न अपनी सरकार है। तो बीजेपी ने कहा कि हम राजघाट पे आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन करेंगे? गांधी जी की जो समाधि उसका नाम क्या है? राजघाट। अरविंद केजरीवाल, इनका आंदोलन चल रहा है रामलीला मैदान, हम राजघाट बापू की समाधि पे जाके आज हम धरना देंगे। ये कुछ 3-4 बजे के आसपास जाके धरने पे बैठे बीजेपी वाले। जनता जो थी वो 6-7 बजे तक तो बैठी रही, 6-7 बजे के बाद जनता उठ उठ के जाने लग गई। तो कहते जनता उठ उठ के चली गई तो अखबार वाले कल ही छाप देंगे बीजेपी का धरना फ्लॉप, नहीं टिके लोग। 7 बजे तक उठ उठ के चले गए थे घर पे, नहीं जोड़े रख सके भाजपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं को, इसलिए भाजपा वालों ने कहा कि अपने करेंगे कल्चरल एक्टिविटी। कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे अपने जैसे बैठ के लो देखेंगे क्या हो रहा है इधर। तो किसी बीजेपी वाले नेता ने गीत गाया, तो सुषमा स्वराज, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो अपने विदेश मंत्री थे, उन्होंने डांस कर लिया। सारे गीत गा रहे थे, वो भी नाच गए। और जब वो नाच रहे थे तो किसी ने गाना और लगा दिया, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। अब भाई दूसरे दिन टीवी पे भी इस प्रकार खबर आए और कांग्रेस वालों ने कहना शुरू किया, ये देखिए पूज्य बापू की समाधि पर फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए गए। पूज्य बापू ऊपर बैठकर क्या सोच रहे होंगे कि क्या इसी दिन के लिए मैंने देश को आजादी दिलवाई थी? क्या अब बापू की समाधि वह जगह बची है जहां पर ठुमके लगाए जाएंगे? और भाजपा हमारे देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर रही है। बापू की आत्मा ऊपर बैठकर जार जार रो रही होगी, रो रहे होंगे बापू की मेरे वंशजों ने मेरी क्या हालत कर दी है।
मैं बेटा बेटा सोचू यहाँ पे, मगर यार बापू पहली बार राजी हुए होंगे कि 70 साल में जो कोई बापू की समाधि पे जाता है रोता रोता जाता है। तो बापू को ऊपर बैठे बैठे लगता है कि आजाद हुए कि नहीं हुए। मैं आया था तब तो आजाद थे, लेकिन जब भी समाधि पे आते हैं मुझे केवल रोने कूकने की आवाज आती है, क्या पता वापस गुलाम हो गए हो। अब बापू को पता चला कि नाच रहे, इसका मतलब मेरी अगली वाली पीढ़ियां पूरी तरीके से आजाद है। तो उस समय वो सुषमा जी वाला डांस ही खूब वायरल हो गया था उस समय। तो किसी भी लंबे आंदोलन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। 2014 के आसपास में दिल्ली के अंदर एक आंदोलन हुआ, सी सेट वाला ना, आईएएस में आईएएस वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने आंदोलन किया कि पहले आईएएस के प्री में जो पेपर हुआ करता, तो प्री में 2 पेपर होते हैं, अब भी 2 पेपर होते हैं आपके। एक पेपर तो होता है आपके जीएस का, जीके एंड जीएस का, और एक पेपर होता है एप्टीट्यूड सी सेट का, जिसको पेपर बोलते हैं। पहले इन दोनों पेपर के नंबर जुड़ के और मेरिट बना करती थी। तो जुड़ के जब मेरिट बनती तब ये हो गया था कि ये वाला जो पेपर होता है, सेकंड वाला पेपर होता है, ये मैथ्स रीजनिंग टाइप का पेपर हुआ करता। तो इसमें इंजीनियरिंग वाले बच्चों के नंबर आते ज्यादा, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते उनके नंबर आते कम। 2013 के जब आईएएस का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, तब देखा गया कि 1300 लोगों की वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 1300 लोगों की वैकेंसी थी। उसमें नॉन इंग्लिश मीडियम पास हुए 55। नॉन इंग्लिश मीडियम कितने पास हुए? 55 लोग मतलब कुल मिला के 1250 तो इंग्लिश मीडियम है, और नॉन इंग्लिश मीडियम कितने हैं? 55। उन 55 में से 26 तो थे हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम कितने? 26। बाकी कोई 2 तमिल के, 2 तेलुगु के, एक कन्नड़ा का, एक कोई कश्मीरी मीडियम, और कोई मीडियम, यूं करके बाकी 55 हो रहे थे। कुल मिला के नॉन इंग्लिश मीडियम 55 ही थे, और हिंदी मीडियम तो केवल कितने थे? 26। यूपी बिहार तो पूरा हिंदी मीडियम है, तो यूपी बिहार वालों लगा मर जाएंगे यदि इस प्रकार से रात हो। तो क्या कारण है कि अपने सिलेक्शन कम हो रहे हैं? पहले तो अपने सिलेक्शन खूब होते थे, तो कहा अपने वाले आजकल प्री पास नहीं कर रहे। जब अपने से प्री पास नहीं होगा तो मेंस देंगे कैसे? मेंस नहीं देंगे तो अपने में से इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा तो सिलेक्शन ही नहीं होंगे। जो प्री पास करेगा वही तो पहुंचेगा आगे तक, अपना तो प्री पास नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा प्री पास? तो कहा ये जो दूसरे वाला पेपर है मैथ्स रीजनिंग वाला, इसमें अपना हाथ तंग है, और इसमें अपने नंबर ज्यादा नहीं आते। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे, साउथ इंडिया वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वो थोड़े ठीक रहते हैं, तो उनके नंबर थोड़े इधर के आ जाते हैं ज्यादा। और उस रिजल्ट में कुछ ऐसी विसंगतियां भी देखी गई कि एक किसी बंदे के प्री में 400 नंबर का पेपर, 200 नंबर के 2 पेपर। जो ये दूसरे वाला पेपर था, इसमें इस बंदे के नंबर को आ रखे 197, पूरे में मार गया वो। और इधर जो ये पेपर था उसमें उसके नंबर आ रखे शायद 31। जीके वाले पेपर में तो नंबर कितने आ रखे? और इधर ये आ रखे, तो टोटल मिला के लगभग कितना हो जाएगा आपके? 228 नंबर के आसपास। उस बार प्री की कट ऑफ गई 223, तो बंदा प्री में पास हो गया। हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे, ऊपर ऐसा सा कुछ नंबर था। एक बंदा और जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसके 200 में पहले जीके वाले पेपर में नंबर है 110। अच्छे नंबर है ना 110, तो 55 क्वेश्चन जीके में सही हो रहे हैं। और इधर भी उसके 200 में से नंबर है 110 ना, इधर भी बुरा तो नहीं है वो। मैथ्स रीजनिंग में भी 110 नंबर तो आ ही रहे हैं। टोटल मिला के कितने हुए? फेल हो गया, कट ऑफ के बराबर तो पहुंचा ही नहीं। मतलब एक बंदे को जीके के सवाल आते थे 15.5, वो तो पास हो गया। एक बंदे को जीके में सवाल आते थे 55, वो हो गया फेल। इसका मतलब मेरिट तो कौन से पेपर के आधार पर है? जिसके सेकंड में नंबर आएंगे वो पास कर जाएगा, फर्स्ट का तो रोल ही खत्म हो गया। तो बाद में कहा साहब ये तो गलत बात है, आप जीके जीएस तो चेक करो, आप ये बाकी वाला क्या चेक करने लग गए? तो बाद में उस समय आंदोलन किया, तो स्टूडेंट की एक मांग थी, स्टूडेंट की मांग थी कि ये सेकंड वाला पेपर इसको क्वालिफाई कर दो। क्या कर दो इसको? भाई 33% नहीं आएंगे सेकंड में तो फर्स्ट चेक ही नहीं होगा। 33% जिनके आएंगे उनका फर्स्ट चेक होगा, और फर्स्ट के आधार पर क्या बन जाएगी मेरिट। तो ये वाला रूल लाया जाए। तो जब स्टूडेंट आंदोलन कर रहे वहां पे, तो उसमें मैं घुमा था, 3-1 महीने तक दिल्ली में था, तो उन आंदोलनों के अंदर गए। तो मुझे याद है एक दिन जेल चले गए, नेता ने कहा जेल चलना हूं, जेल चलो। योगेंद्र यादव जो आजकल ये भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं, ये हमारे नेता हुआ करते हैं, तो इनका जेल चलेंगे, तो चलो जेल। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट जेल पड़ती है एक, थाना है। तो ये ना कई बार आता ना कि भाजपा कार्यकर्ता जेल गए या कांग्रेस कार्यकर्ता जेल गए, वो मुझे तब पता चला कि जेल कैसे जाते हैं। हम खुद गए थाने वालों के पास का, गिरफ्तार करो। हम 78 लोग थे, कितने से बंदे थे कि हमें गिरफ्तार कर लो। थाने वालों का क्यों कर लो, भागो यहाँ से। हमने कहा ना करना पड़ेगा गिरफ्तार, तो हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे। तो थाने वालों का अंदर आके बैठ जाओ। तो हम अंदर जाके बैठ गए वहां पर। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना बहुत बड़ा थाना है। तब पहली बार हमें पता चला कि भगत सिंह इसी के अंदर आके बंद रहे थे, तो हमें और फील आगा, अच्छा भगत सिंह वाले में अपने भाई साहब कम नहीं है। अब वहां खुले में ले जाके बिठा दिया उन्होंने।
थोड़ा हम शायद 3 बजे के आसपास कोई गिरफ्तारियां दी होगी, 2-3 बजे के आसपास में, 7-1 बजे के आसपास कोई। दिल्ली पुलिस में ज्यादातर हरियाणा वाले कांस्टेबल होते हैं। एक हरियाणा वाला कांस्टेबल है, उसने कहा भाई शाम का क्या प्लान है, शाम को किधर जाओगे, इधर रहोगे, क्या करोगे? तो योगेंद्र जी हमारे नेता योगेंद्र जी आगे बढ़ते थे। योगेंद्र जी ने कहा कि सत्याग्रही साथियों का कहना है कि शाम को तो हम यहीं रहेंगे। तो उनका रोटी रोटी कौन गलेगा भाई, इतना का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। तो योगेंद्र जी वापस बोले, योगेंद्र जी बहुत मीठे बोलते हैं, यूं लगता है ऐसे वो हो रखी शुगर हो रखी है इनके, इतने मीठे बोलते हैं। और योगेंद्र जी ने वापस कहा कि सत्याग्रही साथियों का कहना है कि आज हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। वो मरा दिया। ये तो कहा ही नहीं था साथियों ने, पर अब जब आपके नेताजी बोल गए तो अब रहना ही पड़ेगा, क्या इलाज है आपके पास में। हमने कहा कि हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, भूख हड़ताल पे। अब भूख हड़ताल का सुन के कई भाई तो निकल गए वहां से, उनका भूखा आज मरा जाए, कल मरा जाए। लास्ट में बंदे बचे 32। अब क्या करें, 7-8 बज गए, उसके बाद में क्या करें, उन 32 लोग अब बैठे बैठे वहां पर क्या करें। तो योगेंद्र जी ने वापस कहा कि सभी लोग घेरा बनाइए, हम कल्चरल एक्टिविटी करेंगे। बिठा लिया भाई, एक लंबा सा घेरा बनाया। 9-9:30 बजे के आसपास हम घेरा बना के बैठे, क्या करें आप। तो कहा सभी खड़े होइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए आंदोलन में क्यों शामिल हुए, और सुनाओ कविता गीत, कुछ ना कुछ सुनाओ। एक एक बंदा खड़ा हो रहा था। यूपी बिहारियों को बात करने में वैसे ही खूब मजे आते हैं, तो वो उधर सुना रहे थे। राजस्थान वालों में तो मैं शायद 1 या 2 लोग थे हम कोई, बाकी सारे यूपी बिहारी थे उधर। अब वो खड़े हो क्या, मेरा नाम ये है, मैं आंदोलन में इस तारीख से जुड़ा था, आगे ये करना वो करना, एक आधा कोई गीत वीत सुना जाए। यूं करते करते सबकी बारी है, छोटे मोटे सबने बातें बताई हमने। बज गए 2:30, 9 बजे लगे, हम 5 घंटे लगे उस इंट्रोडक्शन में। पर हमें लगे कि टाइम पास तो हो ही रहा है, ठीक है। पर 2:30 बजे के आसपास जाके हमें लगने लगेगा अब तो खत्म हो जाए तो ठीक है यार, पढ़ते हैं यार, तो जाते हैं कुछ ना कुछ तो करें। तो अब वो यूं करते करते अब बस लास्ट ही, अब बस 2-4 बचे हैं, फटाफट जल्दी से बोल जाए तो उसके बाद अपने सो जाएंगे। तो लास्ट वो आके योगेंद्र जी ने कहा कि हाँ सभी सत्याग्रही भाइयों का इंट्रोडक्शन हो गया। इतने पीछे से एक मोटी सी आवाज आई कि हमरा नहीं लोगे, हम तो दिए ही नहीं इंट्रोडक्शन। कौन है? तो उस समय एक बिहार से एमपी हुआ करते, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी से एक एमपी थे, पप्पू यादव। पप्पू यादव बिहार के एक नेता है, 118 किलो वजन है, इतने ही केस है, मोटे ताजे हैं। इस बार तो चुनाव हार गए। मधेपुरा लोकसभा है, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं, वहां से जीतते हैं चुनाव। उनकी वाइफ भी एमपी है, अब राज्यसभा से एमपी, उनकी वाइफ कांग्रेस है, रंजीता रंजन। तो रंजीता रंजन भी एमपी, और 2014 में पप्पू यादव खुद भी एमपी थे। वो मधेपुरा से जीते हुए, वाइफ सुपौल से जीती हुई। इस बार पति पत्नी दोनों हार गए, और पत्नी को कांग्रेस वालों ने राज्यसभा में भेज दिया। और उन्होंने अब खुद की पार्टी बना रखी, जन अधिकार मोर्चा। पहले लालू वाली पार्टी में थे, अब खुद की बना ली। वो आंदोलन में आते भी रहते थे, हम जानते ही थे। और वो जैसे ही बोले, और बिहारियों ने नारा लगा दिया, हमारे नेता कैसा हो, पप्पू भाई जैसा हो। अब पप्पू भाई आ गया भाई साहब, 1 घंटे पप्पू भाई ने इंट्रोडक्शन दिया अपना। पप्पू भाई ने इंट्रोडक्शन ये दिया कि कैसे हमने रंजीता जी को पटा लिया था। अब इन बातों में मजे भी आए भाई सबको, कि हम तो ठहरे अनाड़ी बुलेट लेके घूमते थे, रंजीता जी खेलते बैडमिंटन, पर इनके चक्कर में हम भी बैडमिंटन शुरू किए। तो अब वो बातों में इंटरेस्ट, भाई घंटा भर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया वहां पे। घंटे भर बाद में जाके, अब पुलिस वाले भी बेचारे जब यूं बैठे रहते हैं तो 2-4 पुलिस वाले आपकी रखवाली के लिए रहते हैं, क्या पता रात को कुछ कर कुरा जाओ, आप कहीं आग लगा दो और कर दो। तो एक आधे पुलिस वाले ने बाद में आकर, हो गया इंट्रोडक्शन खत्म, क्या अब क्या करोगे? तो सोएंगे। तुमने कहा सोओगे कहाँ भाई, को सोने की भी तो बिस्तर बिस्तर तो कुछ होने चाहिए ना। तो बिस्तर तुम तो, उन्होंने कहा हमारे पास कहाँ बिस्तर है, तुम 35 आदमी अचानक आगे पड़ गए, कहां से बिस्तर लाए। भाई योगेंद्र जी ने कहा कि सत्याग्रही भाइयों का कहना है कि एक सिंपल दरी दे दी जाए तो उस पर सो जाएंगे। भाई साहब नॉर्मल एक दरी, उस पर पड़े रात को, पर क्या करो आप, आपके पास और कोई इलाज ही नहीं था। मेरे को तो उस दरी पे जगह नहीं आई थी, पीपल का गट्टा था, उस गट्टे पे जाके पड़ा था। मतलब 2 एक जने और थे वहां पे, कोई दरी नहीं कोई और नहीं, वहां पे पड़े रहे। पर तब हमने एक चीज सीखी कि जब भी आंदोलन लंबे चलते हैं तो उनके अंदर किसकी आवश्यकता होती है, वरना फिर जाएंगे कैसे। मुझे याद है उन दिनों जब धरने पर हम बैठा करते, सुबह शाम दोनों टाइम गाते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पर आई जाने रे। ये फिक्स ही था, ताकि इसके माध्यम से आधे पौन घंटे लोग जुड़ेंगे तो सही, लोग बैठेंगे तो सही। तो यहाँ वर्मा जी ने गाया पंछीड़ा, विजय सिंह जी ने गाया पीड़ितों का पंछीड़ा, बाकी गजलें किसने सुनाई, आई बात समझ में। मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है? प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास लिखा अपना, रंगभूमि। कौन सा उपन्यास है? इसमें बार बार एक आंदोलन का जिक्र आता है, किसान आंदोलन का जिक्र आता है। वो आंदोलन अपना बिजोलिया है। तो प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अपने बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है? लिख लो।
प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन पर आधारित। ये कुछ बीच की चीजें रह गई थी अपने पास, कौन से अखबार में न्यूज आई थी, कौन से गीत गाए गए थे, वो हमने थोड़ी सी चीजें और नया हेडिंग डालो, बिजोलिया आंदोलन का महत्व है, सबसे काम की चीज यही है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। एक तो सिंपल सा है कि हमने किसान आंदोलन टॉपिक शुरू किया और पहला आंदोलन कौन सा लिखा, बिजोली। इसका मतलब बिजोलिया अपने राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? आंदोलन इससे पहले हो गए होंगे, छोटे मोटे हो गए, किसी गांव में किसानों ने कोई किया और हाथों हाथ मांग मान ली तो आंदोलन क्या हो गया, बंद। एक संगठन बना के इतने लंबे टाइम तक कोई बड़ा आंदोलन चला था तो वो अपना पहला आंदोलन कौन सा था, बिजोली। लिखो, यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। कितने साल चला देख लो आप, कहीं एक भी जगह किसानों ने सरकार पर बाटे मारे, हिंसा नहीं है ना। किसान हमेशा क्या बने रहे, अहिंसक। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक कोई आंदोलन हुआ था तो वो कौन सा था, लिख लो। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। कोष्टक में लिख लो 44 वर्ष, 44 ईयर्स, याद रहेगा इस बारे थोड़ा ना, कि कितने साल लग गए थे, 44 साल लग। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात, इसमें एक बड़ी जोरदार विशेषता थी कि इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बाहर से किसी भी प्रकार का चंदा ग्रहण, जो भी पैसे लगे थे वो किसानों ने खुद ने उगाए थे, बाहर से किसी भी प्रकार का धन ग्रहण नहीं किया था। लिखो, आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग मूवमेंट, आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग मूवमेंट किसानों ने बाहर से कोई धन ग्रहण नहीं किया था। किसानों ने बाहर से कोई धन ग्रहण नहीं किया था। फार्मर्स डिड नॉट एक्सेप्ट एनी मनी फ्रॉम आउटसाइड। किसानों ने बाहर से कोई धन ग्रहण नहीं किया था। फार्मर्स डिड नॉट एक्सेप्ट एनी मनी फ्रॉम आउटसाइड। डिड नॉट एक्सेप्ट एनी मनी फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से कोई धन स्वीकार नहीं किया था, ग्रहण नहीं किया था। ये अपने आप में ना स्वाभिमान को दिखाता है। भाई हमारा स्वावलंबन कह सकते हो आप, कि हमारा आंदोलन है तो हम हमारे हिसाब से चला लेंगे, हमें बाहर से किसी भी चंदे की आवश्यकता नहीं। और ये ना कई बार हम कहते हैं कि भाई हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए किसी भी आदमी को। यार हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ के आप अच्छा भविष्य बना सकते हो। बिना हिस्ट्री को पढ़े आप भविष्य के अंदर वही गलतियां करेंगे जो कभी कहां कर दी गई थी, हिस्ट्री में कर दी गई थी। इसलिए इतिहास आपकी गलतियों को कम कर देता है। या आप यूं कह लीजिए कि हिस्ट्री किसी परिवार के बुजुर्ग लोगों के समान है। अपने घर में बुजुर्ग दादा दादी होते हैं तो अपने ये थोड़ी कहते हैं कि यार अब इनका क्या काम है, निकालो रे, ये तो नहीं कहते ना। अपने लगता नहीं यार इनके पास एक्सपीरियंस तो है, उनसे अपने बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हिस्ट्री अपने आप में उस एक्सपीरियंस के समान है। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि यार आज भी है ना अपने ये गलती करते हैं। आज भी सरकारें जब भी किसी आंदोलन को कुचलती है ना, तो सरकारों के पास में एक बड़ा बहाना ये होता है कि इस आंदोलन को चंदा बाहर से मिल रहा है। चंदा कहां से मिल रहा है? और सरकार को जब भी कभी लगता है कि चंदा बाहर से मिल रहा है, सरकार के पास सीधा सीधा एक कहने के लिए बात होती है
कि ये आंदोलन इन लोगों का तो है ही नहीं, फंडेड है, आउटसोर्स है। बाहर से कुछ लोग हैं जो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं और वो ये आंदोलन चलाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं पिछले 2-3 सालों में अपने 2 आंदोलन हुए बड़े। किसान आंदोलन, एक सीए एनआरसी वाला लगा था, तब दिल्ली में मुसलमानों वाला जो आंदोलन हुआ था। दोनों में सरकार के पास में ये पक्ष था। सरकार उस समय कह रही थी कि जितना भी पैसा दिल्ली के आंदोलन के लिए आ रहा है वो आईएसआई का पैसा है। किसका पैसा है? आईएसआई का पैसा है। वो ये लोग चाहते हैं कि भारत में आंदोलन होते रहे ताकि भारत की छवि खराब हो, इसलिए पैसे देके हम पर आंदोलन करवाया जा रहा है। इसलिए इन लोगों की हम बात स्वीकार, और सरकार नहीं मानी, लास्ट तक नहीं मानी। कोरोना आया, धरना अपने आप ही समाप्त हुआ, सरकार ने उनकी कोई भी बात स्वीकार नहीं की। सरकार अपने मोरल ग्राउंड पे थी कि बाहर से पैसा आ रहा है। किसान आंदोलन में भी शुरू में सरकार का एग्जैक्टली यही कहना था, ये पैसा सारा सारा कनाडा से आ रहा है, ये हमारे भारत को अस्थिर करने का काम है। हमारे यहाँ के किसान सीधे साधे हैं, हमारे यहाँ के किसान कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहते। बाहर के कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत की छवि अच्छी रहे, भारत मजबूत हो, वो इसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और देख लो, इतना लंबा आंदोलन चल गया था, सरकार बात नहीं मान रही थी। फाइनली बहुत ज्यादा ही लगा, इनके चुनाव उनाव आए और सरकार को लगा पार पड़ेगी नहीं, तब जाके उन्होंने स्वीकार किया था। वरना भारत में किसानों के मुद्दे पे कोई आंदोलन होता है फटाफट ही बात मान ली जाती है, इतना होता नहीं। कि किसानों को कोई भी सरकार कभी भी नाराज करना नहीं चाहती है। तो सरकार चाहती भी है कि यार फटाफट कर कुरा लिया जाए, पर इस बार सरकार लंबा खींच गई थी। चलो, इनमें तो जो दो में जो भी बातें थी वो अपने को अखबारों के माध्यम से पता चली, अपने को नहीं पता कि वास्तव में क्या था क्या नहीं था। ये मैं जो अभी आपको बता रहा था 2014 में सी सेट वाला जो आंदोलन चला रहा था, उसमें तो मैं खुद था, वो विद्यार्थियों का एक आंदोलन था। उसमें भी सरकार का सेम कहना था कि ये जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं इनको पैसे हिंदी मीडियम की कोचिंग वाले दे रहे हैं, कि हिंदी मीडियम वाले की कोचिंग वालों को डर लग रहा है कि हमारी दुकानदारी बंद होने वाली। और बात भी सही थी कि पूरे देश में हिंदी मीडियम के सिलेक्शन हुए 26, दिल्ली में हिंदी मीडियम की कोचिंग 107, तो कोचिंगों में तो ताले लग जाएंगे। फिर किस, अब 26 सिलेक्शन में एक एक भी बांट लो तो 26 कोचिंग ही तो कह पाएगी कि हमारे सिलेक्शन में बाकी। तो लग रहा था कि यार मटियामेट होगा मामला, और बात सच्ची भी थी सरकार की, हमें पैसा भी कोचिंग वाले दे रहे थे। इसमें गलती भी भाई, उसमें तो मैं था, मुझे याद है। और सीधी सी बात है कि एक टेंट लगाने का और लाउड स्पीकर लाने का दिन का मिनिमम खर्चा भी माना जाए ना तो 10,000 है, तो हम कहां से लाते वो पैसे? तो कोचिंग वालों को जाके कहा कि भाई तुम दो, और कोचिंग वालों ने दिए थे, लो तुम विद्यार्थियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। और हम 2 महीने तक वो आंदोलन करते रहे, मतलब जुलाई के आसपास हमने आंदोलन शुरू किया होगा, जुलाई और मिड अगस्त तक, 15 अगस्त तक लगभग, जुलाई से पहले ही शुरू कर लिया था। 1.5-2 महीने का आंदोलन चला और सरकार ने हमारी एक ही बात नहीं मानी। उल्टा सरकार ने कहा कि ये हुड़दंगी लोग हैं, हुड़दंगियों का हुजूम है और इनको पीटा जाए। तो सरकार ने लाठीचार्ज करवाने थे वो करवाए, जो जो उनकी जी में आया था सरकार ने सब करवाए, आंदोलन को तुड़वाया। बाकायदा वेंकैया नायडू का किसी का बयान ही था कि उपद्रवी लोग हैं, जिन लोगों को तैयारी करनी होती है रूम में बैठ के चुपचाप तैयारी करते हैं, सड़कों पे घूमते नहीं है। और सरकार ने 2014 में हमारी एक भी बात नहीं। हमारी सिंपल एक मांग थी कि भाई सी सेट में ये वाला जो पेपर है इसको क्या कर दिया जाए, क्वालिफाई कर दिया जाए, और सरकार ने नहीं मानी। अच्छा, यूपी बिहार वालों का सबको, मैं भी था तो मुझे भी ये लगता था कि मांग सरकार को मान लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो जेन्युइन मांग थी, दूसरा हमारा यह भी मानना था कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, नई नई गवर्नमेंट आई थी 2014 में, और बीजेपी वाले हिंदी मीडियम का फेवर करने वाले लोग हैं थोड़े, इसलिए ये तो मानेंगे यार। और बीजेपी को यूपी बिहार में सीटें मिल गई थी सारी की सारी, तो इनका तो वोट बैंक भी है, हिंदी को सपोर्ट भी करते हैं, अपनी मांग भी सही है, तो मान लेनी चाहिए। उसके बावजूद बीजेपी अड़ गई कि नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले सही है और तुम गलत हो, तुम्हारी एक भी मांग हम मानेंगे नहीं। 2015 में हमने कोई आंदोलन नहीं किया, सरकार ने बात मान ली। एग्जैक्टली जो हमारी 14 में मांग थी वो 15 में मानी गई। आज दिन तक वही रूल है, अभी भी उस पेपर के अंदर क्वालिफाइंग नेचर है, अभी भी उस जो पेपर है उसके नंबर जुड़ते। मैं तब आंदोलन के अंदर थे, तब आप अलग प्रकार से सोचते हो, आप जैसे जैसे समय के साथ में चीजों को जब बड़े तौर पर देखते हो तब आपके समझ में आती कि यार 14 में क्यों नहीं मानी, 15 में ऐसा क्या था कि मान गए। यार 14 में सरकार के पास में आउटपुट ये था कि आंदोलन कोचिंग वालों का है और सरकार कोचिंग वालों के किसी भी आंदोलन को सफल होने देना नहीं चाहती। 15 में बिना आंदोलन के सरकार को यह तो पता था कि मांग तो सही थी, चुपचाप मान गए। इसलिए बाहर से जब भी कोई फंड आएगा तब कोई भी सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। तो ये आज भी आप विद्यार्थी जीवन के अंदर हो, आंदोलन करो कोई, पहली बात तो बाहर से लेना नहीं, ले तो पता नहीं चले। जो सीधी सी बात है कि भाई लेने तो पड़ेंगे, बिना लिए पार तो नहीं पड़ेगी, तो बिना लिए पार नहीं पड़ेगी ले लें, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही वाला एग्जाम होता ना सब इंस्पेक्टर का, 3 पारियों में हुआ वो,
ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप 3 पेपर लोगे एक ही एग्जाम के, तो ऐसा रहेगा कि कुछ विद्यार्थियों को लगेगा हमारा टफ था, कुछ को लगेगा हमारा इजी था। और 3 बराबर तो नहीं बन सकते ना, कैसे भी नहीं सकते, अंगुलियां बराबर नहीं है, पेपर कैसे बना लोगे ऐसे, तो कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा वहां पे। अब स्टूडेंट को जिनको लगा कि पेपर हमारा टफ आया था, किसी को लगा हमारा इजी आया था। फिर कुछ ऐसी खबरें भी आई कि बीकानेर में पेपर आउट हो गया था, और बीकानेर के एसपी बयान ही दे गई थी। बीकानेर के एसपी ने कह दिया था कि पेपर आउट हुआ है, और हमें लगता है 1000 लोगों के आसपास तो पहुंच गया होगा। तो लोगों ने कहा पुलिस हाँ भर रही है 1000, तो 1000 ने आगे 10-10 को व्हाट्सअप किए होंगे, 10,000 के तो पास तो पहुंचा ही दिए। तो फिर तो आप एग्जाम लेने का मतलब ही क्या है तुम्हारा। फिर 2-4 खबरें और इस प्रकार की आती, तो स्टूडेंट को लगता है अपने को आंदोलन करना चाहिए और पेपर को क्या करवा देना चाहिए, रद्द रद्द करवाना चाहिए। तो अब आंदोलन के लिए क्या करें, आंदोलन में भीड़ आनी चाहिए। भीड़ कहां से आएगी, कोचिंगों से। तो कोचिंगों में घूम रहे थे, तो कोचिंग वालों ने बाकी कोचिंगों में गए, तो कोचिंग वालों ने कहा गिरा हमारे सामने तो क्यों धरने दे रहे हो, तुम एक के ही चले जाओ। स्टूडेंट तो उनके पास में है, वो छुट्टी करेंगे तो तुम्हारा आंदोलन वैसे ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपने स्प्रिंग बोर्ड के आगे आगे और यहाँ आगे हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर, कोचिंग हाय हाय, कोचिंग हाय हाय, तुम हमारे पैसे लूट लूट के खा जाते हो, लेकिन तुम हमारा साथ नहीं देते हो। नीचे नवीन जी ऊपर मेन बिल्डिंग के वहां लगा रहे थे, नवीन जी नीचे आए, उन्होंने आगे पूछा अरे क्या हुआ कि आप हमारा साथ क्यों नहीं देते। अरे साथ ही खड़े हैं आपके। नहीं नहीं ऐसे साथ नहीं होता, पूरा साथ नहीं देते हो आप हमारा। तो यूं तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर वो 50-60 स्टूडेंट नारे लगा रहे थे, उनमें से 20-25 स्प्रिंग बोर्ड के थे अपने। उन्होंने किसी ने नवीन जी को आगे हमारे तो राजवीर सर से बात करवा दो। तो कहा सर एक बार क्लास ले रहे हैं, सर क्लास लेके आएंगे तब बात करवा देंगे। मैं क्लास लेके दूसरी बिल्डिंग से गया, तब नीचे हाय हाय के नारे लग रहे थे। मैं गया तो उन्होंने मेरे देखे और नारे जोर जोर से लगाए। मतलब यार क्या लपड़ा है। एक बेच कोई छूट के जा रहा था, तो कोई लड़के लड़कियां निकल रहे थे बाहर, वो उनको कह रहे थे अरे क्या पढ़ाई में कुछ नहीं लेना है, पढ़ाई में कुछ नहीं, पेपर आउट है आउट है, क्या लफड़ा है। मैं ऊपर गया तो मैंने जाते नवीन जी का क्या है, नीचे कुछ 50-60 लोग खड़े हैं, लड़कियां निकलते हुए जा रही है, वो ऐसे बोलते जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान तो रखो क्या है। तो उन्होंने कहा सर वो तो आंदोलन वाले कोई बच्चे हैं, और यूं साइड में हमने खड़ा कर रखा है, इसलिए कोई नारेबाजी कर रहे हैं। क्या बात हुई, तो ऐसा ही के एग्जाम वाले क्या चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं ठीक है, उनको एक बार कहो कि इधर अपने पार्किंग वाला जो प्लॉट है इसके अंदर आए, मैं जाके मिल लूंगा। तो नवीन जी ने जाकर पार्किंग वाले प्लॉट में आ जाओ, सर आ रहे हैं। मैं नीचे गया मिलने के लिए, तो उनका कई देर तो यूं हॉट टॉक भी थोड़ी, सर आप हमारे साथ में। अरे मैं पूरा साथ हूं, कहाँ चलना है तुम बता दो। सर हमारे आंदोलन में आपको आना पड़ेगा। आ जाएंगे, क्या करना है आंदोलन में बताओ। तो स्टूडेंट भेजने पड़ेंगे, भेज देंगे। कितने स्टूडेंट आने चाहिए, 1000 आने चाहिए, 1000 भेज देंगे। कैसे भेजोगे मो, ये मेरी गारंटी। तुम तो बता दो कितनी तारीख को कितने बजे कहां पर 1000 स्टूडेंट भेजने, मैं भेज दूंगा। बोले बस लगा के भेजूं, या मैं टाबरों कहूं कि वैसे व्यक्तिगत चले जाओ, या मैं क्लास वाले बच्चों को भेजूं, या मैं वैसे ही किसी, मैं 1000 लोगों को तो जानता ही होऊंगा राजस्थान में, जयपुर में, मैं उन बच्चों को वैसे ही कह दूंगा कि यार चले जाना, मैं भेज दूंगा। और बताओ, तो थोड़े नॉर्मल हो गए। फिर स्टूडेंट ही थे, अपने ही थे, तो थोड़ी बात नॉर्मल बात हो गई। सर आपको लगता है ना ये हुआ वो, हाँ लगता है, पूरा लगता है। सर आंदोलन करना चाहिए, मत जोर शोर से करो। इतने में कोई स्टूडेंट बोला सब बाकी सब चीजें सही है, आपको भी हमारे वहां पर आना पड़ेगा, आंदोलन के अंदर आके खड़ा होना पड़ेगा। और नहीं, तुम्हें और जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है, नैतिक समर्थन पूरा है ना। और नैतिक छोड़ो, तुम्हें कोई आर्थिक और कोई और चाहिए ना, तो वही मेरे को आगे कर देना चुपचाप। मैं वहां आऊंगा नहीं, एग्जैक्टली मैं आके नहीं खड़ा हूंगा वहां पे। क्यों नहीं आओगे सर, यही तो देखो कमी है आपकी, आप हमारे साथ नहीं खड़े होते। मैंने वापस कहा अरे तुम या तो फिर हिस्ट्री को ढंग से पढ़ते नहीं। मैं वहां आके खड़ा हुआ तो कल कोई अखबार वाला वापस छापेगा, कोचिंग वाले बनाना चाहते हैं नए बैच, इसलिए नहीं होना देना चाहते कोई भी भर्ती को समाप्त। अभी भी हुआ एसआई का एग्जाम, लगाना चाहते हैं अड़ंगे। कुछ कोचिंग के टीचर भी है इसके अंदर शामिल, इनको लूटना है बच्चों को। और मैंने कहा मैं नहीं, आप बाकी कोचिंगों में जाओ, वहां कोई सर चला के भी कह देगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, कहना ग्राम रूम ही है, आप कोचिंग में टाबरों को पढ़ाओ, आपको जो बाकी सपोर्ट देने वो दे दो, आपको आने की आवश्यकता। वरना सरकार को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि आंदोलन किसका है, और सरकार इस मामले में तैयार रहती है। इस बार मेंस का एग्जाम हुआ ना, मेंस का एग्जाम, तो कुछ बच्चे मेंस के एग्जाम को आगे बढ़वाने के लिए यूनिवर्सिटी में बैठे थे। 70 स्टूडेंट, कितने, वो कहेगी पेपर आगे बढ़ाओ और सरकार कहेगी पेपर को आगे नहीं। मुझे अब भी उस पर ताज्जुब होता है कि यार कौन है मुख्यमंत्री का सलाहकार जो ऐसा कर सकता है। मुख्यमंत्री का 11:58 का ट्वीट है, आधी रात का ट्वीट है। कोचिंग वालों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को सरकार पूरी तरीके से बेबुनियाद बताती है। छात्रों की ऐसी कोई मांग नहीं है, पढ़ने वाले छात्र अपने कमरों में बैठकर पढ़ रहे हैं। ये कोचिंग वालों द्वारा किया जा रहा आंदोलन है, इसलिए सरकार निर्णय लेती है कि हम किसी भी प्रकार से स्थिति को आगे
आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और सरकार उस संवैधानिक संस्था में किसी भी प्रकार का अड़ंगा नहीं लगाएगी। पेपर अपना यथा समय पर किया जाएगा। मुझे लगा बाकी सब चीजें सही है, पर एग्जैक्टली इसने नाम ही लिख दिया कोचिंग। ये तो साफ साफ लिख रहा है इस ट्वीट के अंदर की कोचिंग वालों का आंदोलन है। तो ये थोड़ा बहुत तो ग्राउंड पता लगाता कि कोचिंग वालों का नहीं है, क्योंकि कोचिंग वालों का यहां पर होता तो 70 नहीं बैठे होते। फिर तो किसी एक बेच को जाके कहने की स्थिति थी कि आज शाम के टाइम में थोड़ा उधर दिखा दो देखे, तो यार स्टूडेंट तो हो जाते। 70 ही बैठे हैं, इसका मतलब यहां तो वास्तव में कोई पेट दर्द है जिनके वही बैठे हैं, बाकी तो यहां पर नहीं बैठे। वो तो भला हो कोर्ट का, जो कोर्ट ने सुबह 9 बजे की सुनवाई थी, 9 बजे की सुनवाई में कहा पेपर 1 महीने आगे, तो स्टूडेंट की लाज रहेगी कि हमने आगे बढ़वा लिया। सरकार ने कहा हम तो नहीं बढ़ाना चाहते थे, कोर्ट का क्या करें, न्यायालय की अवमानना तो नहीं की जा सकती। बाकी मुझे उस ट्वीट को देख के अब भी बड़ा अजीब लगता है कि यार उसमें सीधा सीधा लिखा कैसे इन्होंने, ये साफ साफ ही उस पर आ गए थे कि कोचिंग वालों का आंदोलन है। इसका मतलब सीएमओ तक जो जानकारी पहुंच रही थी, भाई मुख्यमंत्री खुद तो आगे देख नहीं रहे, उनको नीचे से जानकारियां पहुंचती है, उनके पास ये इनपुट भयंकर था कि आंदोलन किसका है, कोचिंग वालों। और कोचिंग वालों का इसलिए बात नहीं मानेंगे। यदि विद्यार्थियों का आंदोलन होगा तो हम मानने के लिए तैयार, इसलिए किसी भी आंदोलन में बाहर से फंड मिलने की कोई भी संभावना होनी नहीं चाहिए। ये यहां पर बिजोलिया वाले किसान ये सिखाते हैं कि बाहर से लो ही मत, और लो तो कम से कम किसी को पता मत चलने दो। अच्छा, अपने बार बार बात कर रहे हैं कि उस समय भारत 2 प्रकार के हुआ करते, एक वह भारत जहां पे अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां पे अंग्रेजों वाले भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस आंदोलन चला रही है, और राजाओं वाले भारत में किसान अपने अपने आंदोलन चला रहे हैं। पर इन दोनों में कोई भी आपस में कनेक्शन, पहली बार ये कनेक्शन बैठ रहा था तो बिजोलिया आंदोलन में बैठ रहा था कि अमृतसर और नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन है, पर उनमें किसकी बात की जा रही है, बिजोलिया। बिजोलिया आंदोलन ने राजस्थान को नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया कि किसान गांधी जी के पास जाके जमनालाल बजाज को लेके आ गए और बजाज जी हरिभाऊ उपाध्याय को यहाँ पे छोड़ के चले गए। इसका मतलब हमारा कनेक्शन किसके साथ बैठ रहा था, नेशनल मूवमेंट के साथ। लिखो, इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट, इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट, इस आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था, कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था, कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था, कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था किसने, बिजोलिया आंदोलन। फिर अपने ये भी कह सकते हैं भाई बिजोलिया आंदोलन ने और कुछ किया ना किया, पर यह तो किया था कि अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा का कार्य किया। बिजोलिया के बाद बेगू में भी हुआ, बूंदी में भी हुआ, निमूचना में हुआ, सिक्कर में हुआ, तो ये उनको गाइड कोई कर रहा है, उनको मोटिवेट कोई कर रहा है, तो कौन सा आंदोलन है, लिखो, इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट, इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। वर्कड इज मोटिवेटर फॉर, वर्कड इज मोटिवेटर फॉर अनदर पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। वर्कड इज मोटिवेटर या वर्कड इज इंस्पिरेशन फॉर अनदर पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। वर्कड इज मोटिवेटर या वर्कड इज इंस्पिरेशन फॉर अदर पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। जैसे एक दो को नाम लिख लो, जैसे बेगू, बूंदी, को 2 नाम लिख लो, जैसे बेगू, बूंदी इत्यादि एक्सेट्रा। बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन इत्यादि एक्सेट्रा। कौन कौन से आंदोलन तो आगे और पढ़ लेंगे, आगे खूब पढ़ेंगे, एक बार 2 कितनी बातें लिखी हमने, ये 5 बातें तो ऐसी है जो बिजोलिया में ही लिखनी है। बिजोलिया का कभी भी आंसर आए तो ये सारी बातें तो लिखनी। मैं 3-4 बातें और लिखवाऊंगा। वो बातें ऐसी है कि कोई किसान आंदोलन आए सब में छापनी है, कोई कुछ भी आ जाए उसके अंदर लिख दोगे तो भी गलती नहीं, इसमें भी लिख दो, भले किसी दूसरे में लिख दो। भाई एक तो जब भी कोई आंदोलन आए, भले वो किसान आंदोलन हो, भले कोई दूसरे प्रकार का आंदोलन हो, उसका जब भी महत्व लिखो तो एक बात पक्की लिख देना कि आंदोलन कुछ और करता है या नहीं करता है, राजनीतिक चेतना लाता है। क्या लाता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है। जैसे मैं कहता हूं किसान आंदोलन हुआ, भले ही आप किसान थे या आप नहीं थे, या आप आंदोलन में थे या आंदोलन में नहीं थे, मैटर तो पता चला। कितने सारे लोग यूं विशेषज्ञ बन जाते हैं, पता चलता अरे पहले भी ये हो रहा था, अब ये हो रहा है, लोगों में एक भावना तो आती है, समझ तो बनती है।
जीएसटी के लिए आंदोलन हुआ, तो पता चला जीएसटी नाम की भी कोई चीज होती है। तो जब भी कोई चीज होती है तो और कुछ करे ना करे अवेयरनेस लेके आती है लोगों में। तो ये किसान आंदोलन भी किसानों के अंदर क्या ला रहा था? अवेयरनेस। राज्य के खिलाफ अवेयरनेस आ रही थी, इसलिए हम कौन सी अवेयरनेस करते हैं? पॉलिटिकल, राजनीतिक चेतना। देखो इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया, इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया, इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया, तो हिंदी वाले एक बात पे ध्यान देना, इधर देखना। ये राजनीतिक होता है, राजनीतिक। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि हिंदी सिंपल सी ये बात कहती है कि किसी में कुछ जोड़े किसी में कुछ घटे, मूल शब्द जो होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जो ओरिजिनल वर्ड है उसका कुछ ना कुछ क्या निकलना चाहिए। आप इन दोनों में एक चीज कह सकते हो कि सर दोनों में जुड़ा हुआ एक जुड़ा हुआ दोनों, राजनीति प्लस एक, राजनीति प्लस एक। इस शब्द का कोई मतलब है क्या? राजनीति में एक जोड़ा इसलिए क्या बना? राजनीतिक। तो ये राजनीतिक कभी नहीं लिखना। ये वर्ड क्या है वास्तव में? राजनीतिक। तो किसानों में कौन सी चेतना आई? राजनीतिक चेतना है। और क्या किया इस आंदोलन? 1917 में रसिया में क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नाम है बोल्शेविक। कौन सी क्रांति थी? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन थी, बोल्शेविक क्रांति थी। मैं बता देता हूं ऐसा नाम क्यों था इसका। रसिया में राजा हुआ करते और राजा को बोला करते जार। राजा होते, राजा को क्या बोलते? पोस्ट। राजा की जो पोस्ट होती है, राजा को रशियन भाषा में बोलते हैं क्या? जार। तो वहां जार बना करते। वहां पर एक बंदा था, जिस बंदे का नाम था लेनिन। क्या नाम था? लेनिन ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। क्या नाम था पार्टी का? बोल्शेविक पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई। और बोल्शेविक पार्टी ने कहा कि राजा का राज समाप्त किया जाएगा और किसानों और मजदूरों का राज आएगा। किसका राज आएगा? क्योंकि इस पार्टी के ज्यादातर जो मेंबर थे वो कौन थे? किसान और मजदूर। 1917 में रशिया में क्रांति हुई, राजा को पकड़ के मार दिया। राजा को पकड़ के मार दिया। निकोलस सेकंड राजा हुआ करता, निकोलस सेकंड जार था उनका। पूरे परिवार को एक साथ मार दिया गया, पूरे परिवार को मार दिया। और लेनिन ने रशिया पर क्या कर लिया? कब्जा। लेनिन की पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक। इसलिए क्रांति का नाम क्या पड़ा? बोल्शेविक। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि राजा को पकड़ के मार दिया और सामान्य जनता की सरकार आ गई। ऐसा तो होता था कि राजा को मार के राजा का भाई बन गया, राजा को मार के राजा का बेटा बन गया, पर पहली बार आम जनता। एक अलग प्रकार की क्रांति थी जिसमें सारी सत्ता किसके पास में आ गई थी? आम जनता। ये विचार पूरी दुनिया को बड़ा अच्छा लगा और दुनिया को लगा ये होना चाहिए। पहली बार आम जनता कहीं पर राज कर रही है, लोकतंत्र जिसको कहते हैं, लोक में तंत्र उतर गया। तो बोल्शेविक क्रांति दुनिया की वह घटना है जिसने हर किसी काम को प्रभावित किया। 1917 के बाद में जो कुछ हुआ है उसमें आप लिख सकते हो कि इसमें किसका हाथ है। तो हम कह सकते हैं हमारे बड़े आंदोलनों में भी किसका हाथ है? और एग्जैक्टली बिजोलिया के गांव गांव में से नारे थे कि जब जार को हटा दिया तो फतेह सिंह तो किस खेत की मूली है, हम फतेह सिंह को भी हटा देंगे, हम बिजोलिया के सामंत को भी हटा देंगे। इस प्रकार के नारे और लग रहे थे यहाँ पे कि फतेह सिंह मान जाओ, जार का राज चला गया, तुम्हारा राज भी यहां से चला जाएगा। देखो होती है ना लोक नीति, क्यों नहीं होती? नहीं नहीं, लोक नीति होती है। अपने बोलते हैं भाई सरकार किसके लिए काम करती है? राजा के लिए काम कर रही है, जनता के लिए कर रही है? सरकार की सारी योजनाएं किसके लिए है? इनडायरेक्टली क्या है? जनता के लिए काम नहीं हो रहा। वो एक अलग बात है, पॉलिटिकल साइंस में पूछना है यार, उधर इतना लोड क्यों लिया? बाकी काम ये ना, भारत के लोगों को अपने के खोड़ ले हैं, छिद्रान्वेषी लोग हैं, अपने को हर काम में यूं निकालने होते हैं। बाकी मैं हमेशा, कोई पार्टी आए, इधर बीजेपी और आपके कांग्रेस और आपके दूसरे, कोई पार्टी आएगी ना, नेशनल पार्टी तो बेसिकली जनता के लिए काम करती है। आप ये कह सकते हो किसी ने कम किया, किसी ने
ज्यादा किया, उतना थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है। बाकी सरकारें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे जनता का नुकसान हो। मतलब ऐसा कौन आदमी होगा जो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ के अंदर कमरे में जाके खुश होता होगा कि जनता को बर्बाद करूंगा, मजा आएगा, सब के सब भूख मरेंगे एकदम, कटोरा हाथ में ले लेंगे तो मजा आ जाएगा, कोई नहीं करता होगा ना। तमाम तमाम योजनाएं जनता की भलाई के लिए, और आप जा कैसे नहीं चल रही योजनाएं। मैं तो हमेशा कई बार सोचता हूं कि यार आज के 15-20 साल पहले गांव में कोई बीमार हो जाता ना, अचानक कोई बीमार हो गया, अब अस्पताल लेके जाना है, तो पहली समस्या तो ये थी कि जेब में 15-20 हजार तो होने ही चाहिए। यदि आपके पास 15-20 हजार रुपए नहीं है तो आप अस्पताल जाने की सोचोगे। इसलिए गरीब यदि आदमी होता तो वो ये सोच लेता कि दिन पूरे ही हो गए, ले जाके क्या करेंगे, 20 हजार तो अभी होने चाहिए, फिर रुपए और मंगवाना। इसलिए रुपए वाली बड़ी टेंशन थी, किसी को लेके जाना तो आस पड़ोस से मांग के लाता है कि दो भाई 25 हजार दो। तो गांव में कहते बचत क्यों करनी चाहिए कि बीमारी में काम आती है, कि हरी बीमारी में रुपए काम आएंगे। आजकल सर कोई जरूरत नहीं है, सारी हॉस्पिटल के अंदर फ्री है। बोलता है कितनी बेहतरीन योजनाएं सरकारें चला गई कि अपने, अब ये हो सकता है आप कह सकते हो सर इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, ये हमारे सिस्टम की कमी है, उस योजना की कमी। तो आप ये कह सकते हो कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उस चिरंजीवी योजना के नाम पर किसी भी आदमी का यूं ही ऑपरेशन कर गए कि 1-5 लाख रुपए का चेक उधर से और ले लेंगे। ये आपके सिस्टम की कमियां, और ये सिस्टम की कमियां नहीं, ये हम सब की कमी है, क्योंकि हम धाप के बेईमान है। भारत में कोई भी आदमी तब तक ईमानदार है जब तक कि उसे मौका ना मिले, है ना। ऑनेस्ट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा भारत के अंदर और कुछ ही नहीं। जिसको जब जब मौका मिला उसने हांफड़े मारे हैं कि जितना भरा जा सके उतना कोठा भरूं मैं। बाकी सरकारों की योजना देखो कितनी अच्छी। मुझे अब मैं मेरे आंखों के सामने देखता हूं कि 4-5 साल पहले की बात है, मैं दिन जोधपुर से जयपुर आ रहा था वापस, और अक्सर ऐसा दिलीप सर बताते रहते हैं कि ये हो रहता ही था हमेशा कि जोधपुर से जयपुर आना। मैं जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास ले रहा हूँ, सुबह 7 बजे से 7 बजे तक क्लास लिए, वहां से 8 साढ़े 8 के बजे मैं खाना खा के वहां से रवाना हुआ। मेरा ड्राइवर को ये कहा कि जल्दी से जल्दी ले जाके मुझे तू जयपुर छोड़ दे, क्योंकि जयपुर में सुबह 7 बजे मेरी क्लास वापस शुरू हो जाएगी, वापस 7 से 7 इधर मैं क्लास लूंगा। ड्राइवर ने कहा सर चिंता मत करो, 5 घंटे में तो अपने जयपुर पहुंच ही जाएंगे। मैंने अंदाजा लगा कि 8:30 हुए, 5 घंटे का मतलब है ड्राइवर अपने को 1:30 बजे तक ले जाके छोड़ देगा। 1:30 बजे का मैं थोड़ा यार तेज रख, तो 4:30 में छोड़ दे, तो 1 बजे जाके यदि रूम पहुंच गए तो 1 बजे जाके सो जाएंगे। 7 बजे क्लास है, 6 बजे अपने को उठना है, 5 घंटे भी यदि सो गए फ्रेश रहेंगे, कर लेंगे थोड़ा। ड्राइवर गाड़ी खींचता हुआ लाया एकदम, और बगरू टोल पर जब तक पहुंचा तब तक यूं टाइम हो रहे थे 1:45 के। अरे मजा आ गया, बगरू टोल 1:45 पहुंच गए। आगे तो किलोमीटर 32 है कुल ले दे के पूरा, और इस किलोमीटर के अंदर तो अपने को टाइम लगना है 16 मिनट और लगेंगे। रोड खाली पड़ी रहती है पूरी रात के टाइम में, और अपने जाके 1 बजे से पहले पहले जाके अपने सो जाएंगे यहाँ पर, या 1 बजे अपने फिक्स पहुंच जाएंगे। फिर पता चला कि साहब बगरू टोल पे 45 मिनट का जाम है, लंबी लंबी गाड़ियां लगती, क्योंकि ट्रक आ रहे होते इन दिनों के, वो रात्रि के टाइम और लंबा। अब 45 मिनट, उसने कहा सर अब गाड़ी में सो जाओ, रूम तो 2 बजे पहुंचेंगे। आजकल सर आया फास्ट टैग, ये सरकारों ने तो लागू किया है फास्ट टैग। फास्ट टैग सरकारों ने लागू किया, या सरकार ये सोच लेती कर दो बर्बाद, इनको कोई फास्ट टैग नहीं, मरने दो इनको, कौन सा घर पे जाके क्या करना, जनसंख्या बढ़ाएंगे पालतू में, चलने दो, क्या करेंगे घर पे जाके, ठीक है थोड़ी जाम में लगे रहेंगे और ही बढ़िया है। सरकार ही तो लाई है ना। आप रोडें देखिए, आजकल आपको लगता नहीं कोई अपने हाईवे वाली बड़ी बड़ी रोडें। मेरा घर बीकानेर, मैं यहां से बीकानेर जाता हूं, मैं क्लास लेने के लिए जोधपुर जाता हूं, बीच में एक बार हम उदयपुर गए, यार सारी रोड इतनी शानदार है, सरकार ही तो कर रही है। पर अपनी आदत ही पड़ गई जी, गाल निकालो, जो आए उसको गालियां निकालो, अपने को उसे संतुष्टि मिलती है, मजा आता है, अल्लाह पच गया, आज का खाना पच गया। सर सरकारें लोक नीति है, बाकी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो एक दूसरे को गालियां निकालेंगे वो नहीं। एक पार्टी सिस्टम तो भारत में है नहीं, भारत में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी की बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको हम राजनीति कहते हैं। सरकारें जनता के साथ कोई राजनीति नहीं कर रही। राजस्थान की सरकार है, वो राजस्थान के लिए बहुत भला काम कर रही है, भारत की सरकार है वो भारत के लिए भी बहुत भला काम कर रही है। कमियां कहीं है तो अपने सिस्टम में कमियां धीरे धीरे सुधरेगी आने वाले टाइम। आप कतई नहीं कह सकते कि हमारे देश में कोई विकास नहीं हुआ। और प्लीज आप भी, चूंकि आप एक सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमेशा इस मामले में भयंकर पॉजिटिव रहा कीजिए कि हमेशा सरकारों की चीजें पॉजिटिव नजरिए से ही देखनी, कभी भी नेगेटिव नजरिए से। मैंने शायद दिन पहले आप क्लास में बताया होगा कि वहां सबसे भयंकर काम रहता है कि इंटरव्यू के अंदर कोई भी योजना के बारे में पूछा जाता है, हमारे दिमाग में भरा हुआ रहता है
कि सरकारों के खिलाफ ही बोलना है। और हम कहते हैं सर सरकार तो फर्जी है, आम आदमी लूट रहा है बापड़ा, एक टाइम की मिलती है, शाम की तो मिल ही नहीं रही है सर, खा जाएंगे सारे के सारे नेता, घर भर गए अपने, और ये योजना ही पूरी गलत है ना। आपको उस योजना की 10 पॉजिटिव बातें बतानी है, सर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। क्योंकि आपका काम योजना बनाना नहीं है, योजना को लागू करना है। बनाने का काम सरकार का है, उसने जैसी जो बना के दी उसको क्या करो लोगों के लिए। और यदि योजना ही गलत लगती है तो चुनाव लड़ो। वो कहेगा, अगला वापस कहेगा कि कहां सही है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, वापस करना कि सर ये हमारे इंप्लीमेंटेशन की कमी है, ये हमारे सिस्टम की कमी है, इनको सुधारा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है योजना पूरी की पूरी गलत घोषित कर दी जाए। तो आप भी पॉजिटिव रहा कीजिए। तो सरकारों को गालियां निकालने वाला फैशन बंद किया जाना चाहिए। सरकारें भली है, अपने लोगों की सरकारें। कौन है सरकार में बैठे हुए लोग जिनको हमने वोट दिए? तो जब आप उनको गालियां निकालते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद को निकाल रहे हो। अपने बेलखणे हैं जो बेलखणों को वोट दे दे के भेज दिया। इस बात को हम स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो किया जाए। ये अपनी कमियां कहीं ना कहीं, कि आज भी हमारा जो वोट है वो जाति के आधार पर है। मैं कल ही आपको बता रहा था कि गांव में सरपंच वाला चुनाव सबसे कम जाति के आधार पर है और यूनिवर्सिटी वाला चुनाव सबसे अधिक है। यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे जाति के आधार पर ही वोट पड़ेंगे, गांव के अंदर नहीं पड़ रहे। तो एजुकेशन से ये सीधा सीधा चेंज तो अपने में नहीं आ रहा। ये चेंज जब आ जाएंगे तब ये चीजें भी समाप्त हो जाएगी। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति से हमारा कौन सा आंदोलन प्रभावित है? बिजोली। बिजोलिया की जगह दूसरा हो तो भी छाप देना, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। यह आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित था। दिस मूवमेंट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। यह आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित था। दिस मूवमेंट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। यह आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित था। दिस मूवमेंट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। रूस की बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित था। किसी भी आंदोलन में और कुछ याद आए नहीं आए, एक लाइन पक्की याद रखनी है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, भले ही नहीं लिया हो, अपने को लिखना ही है। लिखो, महिलाओं ने, अगला पॉइंट लिखो, महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट। जैसे एक दो नाम लिख लो महिलाओं के, आगे महिलाओं का एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे अपने, तब इनके बारे में और पढ़ लेंगे, कौन थी, क्या किया था। देखो, अंजना देवी, रमा देवी, पूरा महिलाओं का मैं चैप्टर ही पढ़ाऊंगा आगे कि महिलाओं का क्या क्या योगदान था, तब अपने इनके बारे में और पढ़ेंगे। जैसे अंजना देवी, रमा देवी। एक बात और, उस समय अपने जो उत्तर भारत के राजनीतिक संगठन थे, इन संगठनों ने भी किसानों का समर्थन किया था। ये संगठन भी एक्टिव होकर इसके अंदर भाग ले। जैसे दो संगठन, एक संगठन हुआ करता उन दिनों में राजस्थान सेवा संघ। क्या नाम था संगठन का? राजस्थान सेवा संघ ने खूब हेल्प की थी इस आंदोलन में। एक संगठन हुआ करता था राजपूताना मध्य भारत सभा। कौन सा संगठन है? राजपूताना मध्य भारत बोलते मध्य प्रदेश को। मध्य भारत किसको बोलते? राजपूताना अपना राजस्थान, तो अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए एक ही संगठन काम करता, उसका नाम क्या था? राजपूताना मध्य। इन संगठनों ने भी आंदोलन के अंदर किसानों का समर्थन किया था, लिख लो। कई राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड दिस मूवमेंट। कई राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड दिस मूवमेंट। राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था, सपोर्टेड दिस मूवमेंट। जैसे नाम लिख लो कौन कौन से थे।
एक भी याद रह जाए तो ठीक है, नाम दोनों लिख लो अपने। क्या क्या नाम बताओ देखे? राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा। आगे इनके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, संगठन का टॉपिक पढ़ेंगे तब इनकी बातें पढ़ेंगे, कब बने, कहां बने, क्यों बने, क्या किया। ठीक है, ये हो गया भाई आपके बिजोलिया, सारी बातें याद रह जाएगी। ये बिजोलिया के महत्व। शुरुआत वाले 5 पॉइंट तो ऐसे हैं जो केवल बिजोलिया में लिखने ही है अपने को, और नीचे वाले 4 ऐसे हैं जो बिजोलिया में तो लिखना ही है। बाकी कोई भी आंदोलन है आंख बंद करके चिपकाना, कोई भी, मतलब कहता हूं गांधी जी का आंदोलन है उसमें चिपका देना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बातें हिस्ट्री में कॉमन होती है जो सब जगह लिखनी होती है। आगे अगला आंदोलन लिखो, बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आप कौन से जिले में पड़ता है अपने? भीलवाड़ा। कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा। बेगू पड़ता है चित्तौड़गढ़। बेगू कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। मैंने बताया था कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। एग्जैक्टली सेम। मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? उनमें एक बिजोलिया है, उनमें एक कौन सा आपका? बेगू। तो बेगू भी मेवाड़ रियासत का कैसा ठिकाना है? फर्स्ट ग्रेड ठिकाना। लिखो बेगू, कोष्टक में चित्तौड़ लिख लेना। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बॉक्स में बंद करो इस लाइन को। तो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। आपने तो आंदोलन की बात करनी है भाई, तो लिखो आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। अच्छा, बिजोलिया में कितने प्रकार के कर थे? यहां पे लिखो 53 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। 53 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। कितने प्रकार के कर लिए जा रहे? बाकी सेम चीजें। भू राजस्व कम होगा तो किसान आंदोलन करेंगे, ज्यादा होगा तो? देखो, अधिक भू राजस्व हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व हाई लैंड रेवेन्यू। पूरा पूरा तोल के लेंगे तो किसान आंदोलन करेंगे, अंदाजे से लेंगे तो आंदोलन करेंगे। अंदाजे से लेने क्या बोलते हैं? लाटाकुंता। देखो, लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम, लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम। काम करवा के पैसे देंगे तो आंदोलन करेंगे, या नहीं देंगे तो? लिख लो बेगार। सेम सेम बात है जी, किसानों की एक जैसी बातें होंगी और क्या होगी। ये बस 3-4 बातें याद रखनी। कितने प्रकार के कर? कितने प्रकार के? 53। भू राजस्व है ज्यादा, लेने का तरीका लाटाकुंता, बिना पैसे दिए काम करवाना। अच्छा, बिजोलिया और बेगू एडजॉइनिंग इलाके हैं, पास पास में पड़ते हैं। तो बिजोलिया में कौन से किसान थे? धाकड़। तो बेगू में भी कौन से किसान थे? तो इन धाकड़ किसानों ने आंदोलन किया था। सुनना बात है, इधर अपने भीलवाड़ा चित्तौड़ बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है मेनाल। कौन सी जगह? त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां आके मिलती है, मेला लगता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं मेनाल में। यहां पर एक जगह थी भेरूकुंड। कौन सी जगह थी? इस भेरूकुंड नाम की जगह से आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सी जगह से आंदोलन शुरू हुआ? कौन से किसानों द्वारा? भेरूकुंड कहां पर है? लिखो, है मेनाल चित्तौड़ भीलवाड़ा के एकदम बॉर्डर पर है। ये भेरूकुंड वाली जगह नहीं, ये मंदिरों वाली सारी जगह भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो लिखो मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से, फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरूकुंड ऑफ मेनाल, मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से, फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरूकुंड ऑफ मेनाल, मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से, फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरूकुंड ऑफ मेनाल। 1921 ईस्वी में धाकड़ किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट इन 1921 एडी। 1921 ईस्वी में धाकड़ किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट इन 1921 एडी।
1921 ईस्वी में धाकड़ किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट इन 1921। बिजोलिया बेगू दोनों साइड में धाकड़ थे, तो आपस में रिश्तेदारियां भी है, आपस के अंदर भाई बंधु है भाई, सारे के सारे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो वहां पर बात आई कि भाई कैसे आंदोलन करेंगे, वैसे करो जैसे बिजोलिया में चल रहा है। बिजोलिया के नेता कौन है? विजय सिंह पथिक। तो अपने नेता भी कौन होना चाहिए? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह जी ने कहा कि यार मैं दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं तो बिजोलिया पे ध्यान देता हूं और आपकी तरफ भेज देते हैं रामनारायण चौधरी को। किसको भेज देते हैं? तो बेगू में विजय सिंह पथिक ने किसको भेज दिया? रामनारायण चौधरी। देख लो, नेता रामनारायण चौधरी, लीडर नेता कौन है? रामनारायण चौधरी को भेज दिया, भाई आप नेता हो। इन दिनों बेगू में जो सामंत हुआ, सामंत समझ गए ना, बेगू का जो जागीरदार है उनका नाम था अनूप सिंह चुंडावत। क्या नाम था? और अनूप सिंह जी को पता चला कि यार अपने खिलाफ तो यहां पर क्या हो गया? आंदोलन। और आंदोलन करवा कौन रहा है? विजय सिंह पथिक। वही भेज रहे हैं सबको। तो अनूप सिंह चुंडावत ने विजय सिंह पथिक को कहा कि विजय सिंह जी यार क्या पंगा कर दिया यार हमारे खिलाफ आपने। विजय सिंह ने कहा भाई जब टैक्स ज्यादा लोगे, बिना पैसे दिए काम करवाओगे, लाटे कुंते लगाओगे, तो बाद में तो क्या होगा? आंदोलन ही होगा। तो उन्होंने कहा यार बातचीत कराओ यार, मैं तो तुम जो कहोगे वैसे कर लूंगा। तो विजय सिंह जी ने कहा ठीक है मैं समझौता करवा देता हूं। तो विजय सिंह जी ने किसानों के और सामंत के बीच समझौता करवाया। सामंत कौन है? 1922 में अजमेर में। कहां पर समझौता करवाया? 1922 में अजमेर में। कौन करवा रहा है समझौता? किस किस के बीच में? अनूप सिंह और किसानों के बीच में। अनूप सिंह ने पूछा किसानों से कि हाँ भाई बताओ क्या समस्या है? अरे गए इतने टैक्स लेता है, 53 प्रकार के टैक्स लेता है। उसने कहा ठीक है कम कर देंगे, आप कहोगे उतने ले लेंगे। और बताओ कि वो लैंड रेवेन्यू ज्यादा है, रेट कम कर दूंगा। और बताओ कि तोल के नहीं लेते, लाटे कुंते लगाते। उसने कहा ठीक है बंदोबस्त करवा लेंगे, तोल के ले लेंगे आपसे। और बताओ बिना पैसे दिए काम करवाते हो? नहीं करवाएंगे। और बताओ इतनी थी और तो कुछ ही नहीं था। और कोई मेरे लायक सेवा नहीं? नहीं साहब ठीक है, तो ठीक है जाओ घर पे, आज के बाद में कोई भी आंदोलन नहीं। तो विजय सिंह पथिक ने 1922 में क्या करवा दिया? समझौता। लिखो, अरे लिखो, मुझे पता आपको मजे नहीं आए पर लिखो फिर भी लिखो। आपको लठ नहीं बजे तब तक मजे नहीं। आप बोलेगा बस खत्म हो गया, क्या मतलब निकला फिर? 1922 ईस्वी में नेता एक ही है ना, एक ही नेता रामनारायण चौधरी। नीचे अलग से लिखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में अजमेर में एट अजमेर, अजमेर में एट अजमेर, विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत में समझौता करवा दिया। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत में समझौता करा दिया। विजय सिंह मीडिएटेड एन एग्रीमेंट, विजय सिंह पथिक मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बेगू। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत में समझौता करवा दिया। विजय सिंह पथिक mediated an agreement between farmers and Anup Singh Chundawat, feudal lord of Begu. Mediated an agreement between farmers and Anup Singh Chundawat, feudal lord of Begu. किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया। किस किस के बीच में समझौता करवा दिया? अनूप सिंह चुंडावत और किसानों के बीच में क्या करवा दिया? इन मेवाड़ में महाराणा कौन हुआ करते? फतेह सिंह। अंग्रेजों की और फतेह सिंह की आपस में नहीं बनती थी। फतेह सिंह अंग्रेजों का हर बात में क्या कर दिया करते? विरोध। इसलिए अंग्रेज चाह रहे थे कि फतेह सिंह हटा के और किसी को बनाया जाए। लेकिन 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने राजाओं को हटाना क्या कर दिया था? बंद। उनको लगता हटाते ही नाराज होते हैं। तो अंग्रेज एक नया गेम खेल गए मेवाड़ में। फतेह सिंह के बेटे थे, उनका नाम था भोपाल सिंह। उनका नाम क्या था? और अंग्रेजों ने भोपाल सिंह को तैयार किया कि भोपाल सिंह जी आपके पिताजी तो बीमार है, बूढ़े और हो गए, आपको नहीं लगता राज मुझे संभालना चाहिए? इतना बड़ा मेवाड़ का स्टेट है, कोई यंग बंदा संभालेगा ठीक रहेगा। पिताजी अब इतनी क्षमताएं बची नहीं है उनमें, क्यों बुढ़ापे में काम करवा रहे हो? और भोपाल सिंह ने अपने पिताजी पे दबाव डाल के शासन के सारे अधिकार अपने पास ले लिए। तो राणा जी अभी तक फतेह सिंह थे, लेकिन शासन के अधिकार किसके पास में थे? भोपाल सिंह को ये सब करवाने वाले कौन है? अंग्रेज। तो भोपाल सिंह और अंग्रेजों के आपस में बनती बहुत ही ज्यादा। भोपाल सिंह का जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी है, राजस्व अधिकारी है, वो कौन है? ट्रेंच। पढ़ा था हमने।
पढ़ा, ट्रेंच पढ़ा हमने। ट्रेंच भूमि बंदोबस्त अधिकारी है। ट्रेंच ने भोपाल सिंह को कहा कि भोपाल सिंह जी सुना कुछ, देख रहे हो विनोद? क्या हुआ? काजमेर में समझौता हुआ है सर। क्या समझौता हुआ है? कि बिजोलिया के, सॉरी, बेगू के सामंत और किसानों के बीच में क्या हो गया वहां पे? हाँ हाँ, क्या बहुत सुन लिया यार, अपना क्या लेना देना उसमें। बेगू वाले किसान आंदोलन कर रहे थे, बेगू का सामंत मान गया, उनके घर की बात घर में रहेगी, अपना क्या लेना देना है। अरे सर मुझे पहले ही पता था आप बोले हो। सर आज तो किसानों ने बेगू के सामंत पे दबाव डाल के समझौता करवाया है। कल को किसान पावरफुल होके मार दे सामंत को तो, और कल को और पावरफुल होके आपको मार दे तो उनका ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मुझे कौन मार सकता है? साहब रसिया में मार दिया, बोल्शेविक क्रांति हुई है, और राजा नहीं, राजा के पूरे परिवार को सल्टा गए। और मुझे तो इस समझौते में भी बोल्शेविक समझौता दिख रहा है। किसानों ने रूस के राजा पे दबाव डाल के उसे हटा दिया था, और यहां के किसान दबाव डाल के समझौता तो करवा ही लिया। साहब ये छोटा मोटा समझौता नहीं है, बोल्शेविक समझौता है। कैसा समझौता है? तो किसने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता का? भोपाल सिंह जिनकार। बात फिर तेरे वाली सही है। क्या किया जाए कि आप तो कदो इस समझौते को हम स्वीकार ही नहीं करते, ताकि किसानों को लगना नहीं चाहिए हमारी जीत हुई, हम पावरफुल हुए। और मेवाड़ रियासत ने कहा कि इस समझौते को हम स्वीकार, लिखो दोनों बात फिर बताता हूं। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, तथा ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। एंड ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। तथा ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। एंड ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। तथा ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। एंड ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। कौन सा समझौता कहा था? बोल्शेविक समझौता। किसने? ट्रेंच ने। अब देखो एक बात समझना, बिजोलिया में राजा समझौता कर रहा है, सामंत स्वीकार नहीं कर। यहां पे सामंत समझौता कर रहा है। अच्छा, बिजोलिया में तो कारण था, बिजोलिया के सामंत का कहना था भाई जमीन मेरी है, तो मैं बताऊंगा यार कौन सा टैक्स लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। राजा फालतू की पंचायती क्यों कर रहा है, तो उसका तो बात भी समझ में आती। पर यहां तो मामला यूं ही है, मतलब ट्रेंच ने कहा कि यार इस समझौते को स्वीकार मत करो, और राजा ने समझौते को स्वीकार। और राजा साहब साहब कहा कि रियासत में कोई भी समझौता होगा तो मेरे से पूछे बिना समझौते करने का अधिकार मेरे पास है, और किसी के पास भी। ये वो गांव की सी लड़ाई है जी। गांव में कोई महिला थी, पड़ोस में छाछ मांगने गई। छाछ समझते हो? छाछ तो गांव की कोई महिला पड़ोस, छाछ अपने घरों में छाछ नहीं होती तो पड़ोसियों से मांग के लिए, बहुत नॉर्मल बात होती है। पड़ोस में छाछ मांगने गई, पड़ोस की बीननी घर पे थी, उस बीननी को जाकर बीननी छाछ, तो बीननी ने कहा आज हमने बिलोना नहीं किया। बिलोना समझते हो? तो आज हमने बिलोना नहीं किया इसलिए हमारे छाछ है। आप मेरे से कोई चीज मांगने और मैं मना कर दूं तो आप वापस जाओगे? तो बेचारी वो महिला घर पे वापस जा रही थी, तो जिस घर पे छाछ मांगने गई थी उस घर की सासू मिल गई। तो सासू ने पूछा भाई कहाँ जाके आई थी? अरे मैं तो आपके घर ही गई थी। कैसे गई थी? तो मैं तो छाछ मांगने गई थी। क्या हुआ? तो क्यों आपकी बीननी मिली थी, बीननी ने कहा कि आज हमने बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ है नहीं। उसने कहा अच्छा, बीननी ने मना किया तेरे को कि हाँ कि चल मेरे साथ। ये सेंटेंस क्या बताता है? कि बीननी झूठ बोल गई और उनके घर पे छाछ तो है। वो वापस लाई, वापस ला के उस महिला से बर्तन लिया, रसोई में गई, रसोई से वापस आई, खाली बर्तन उस महिला को दिया और कहा आज हमने बिलोना ही नहीं किया, हमारे छाछ है। तो उसने कहा कि भाई बीननी ने जब मना कर दिया था तो आप वापस क्यों लेके? उसने कहा बीननी कौन है मना करने वाली? मना मैं करूंगी? मना करने का अधिकार अभी तक बीननी को हमने दिए। मेवाड़ का राजा वो सासू है कि साहब समझौते का अधिकार मेरे पास है, सामंत कौन है समझौता करने वाला? और उसने ट्रेंच को कहा कि ट्रेंच जा और जाके मामले की जांच कर। तो जांच अधिकारी बना के किसको भेजा? देखो, ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर भेजा गया। ट्रेंच वॉज सेंट एज इंक्वायरी ऑफिसर। ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर भेजा गया। ट्रेंच वॉज सेंट एज इंक्वायरी ऑफिसर। ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर भेजा गया। ट्रेंच वॉज सेंट एज इंक्वायरी ऑफिसर। ट्रेंच आया, ट्रेंच ने किसानों का मुझे बताओ, मैं करवाऊंगा तुम्हारा समझौता, तुम्हारे क्या क्या समस्याएं हैं? किसानों ने कहा हमारे एक ही समस्या है। कि क्या है बताओ तो मुझे। कहा तू
हमारा यार समझौता हो गया था अच्छा खासा, तू जाके कान भर रहा था कि बोल से भी कहन मार देंगे तुम्हें, तो हमारी समस्या तू है, तेरे अलावा कोई भी समस्या, और हम तेरे से किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत। अब भाई ट्रेंच जाए गांव में, किसानों से बातचीत करने नहीं आए, ट्रेंच परेशान हो गया। तो दिन ट्रेंच को पता चला कि एक गांव में किसान इकट्ठे हो रखे हैं, गांव का नाम था गोविंदपुरा। क्या नाम था? तारीख थी 13 जुलाई 1923। क्या तारीख थी? कौन से गांव में किसान इकट्ठे हो रखे? कौन सी तारीख को? ट्रेंच ने कहा मैं जाता हूं, किसान मेरे पास नहीं आ रहे, मैं किसके पास चला जाता हूं? किसानों। और ट्रेंच उस गांव में गया, और गांव वालों को जैसे पता चला अरे ट्रेंच आ रहा है, गांव वालों को उठो उठो, इससे तो बात नहीं करेंगे। और गांव वाले सारे किसान उठ के वहां से जाने लगे। ट्रेंच को गुस्सा है, ट्रेंच फायरिंग कर गया। उस फायरिंग में 2 किसान शहीद हो गए, रूपाजीत धाकड़ और कृपाजीत धाकड़। कौन कौन किसान शहीद हुए? धाकड़ किसानों का आंदोलन था, तो एक का नाम था रूपाजी, एक का नाम क्या था? कृपाजी। कौन से गांव में? किस तारीख को? किसने फायरिंग की थी? देखो हेडिंग डालो, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी। इसी में लिखो नीचे, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी। फिर मैं बताऊं वैसे लिखना। लाइन चेंज कर लिखो। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ फार्मर्स। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ फार्मर्स। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ फार्मर्स, ऑन असेंबली ऑफ फार्मर्स। किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी, तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए थे। एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए थे। एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए थे। 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। मार्टियर बोलते हैं किसानों को, शहीदों को। तो 2 किसान क्या हो गए थे? शहीद। नाम लिखो, देखिए क्या क्या नाम लिख लो, 1 नंबर 2 नंबर लगा के। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, नाम याद रखना आपने। क्या क्या नाम बताओ देखे? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। आज भी आप कभी बेगू जाओगे तो बेगू के कॉलेज का नाम यही है, शहीद रूपाजी कृपाजी धाकड़ महाविद्यालय बेगू, है ना। तो कौन से हत्याकांड में शहीद हुए थे वो दोनों? गोविंदपुर हत्याकांड। किस दिन हुआ था ये हत्याकांड? 13 जुलाई 1923। किसने फायरिंग की थी? वो ट्रेंच ने। कौन कौन से 2 किसान शहीद हुए, है ना। अब कोई आपसे प्री में ये पूछेगा गोविंदपुरा हत्याकांड कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बेगू। गोविंदपुरा हत्याकांड में फायरिंग किसने की थी? ट्रेंच। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए थे? मेंस में कोई पूछ लेगा गोविंदपुरा हत्याकांड से आप क्या जानते हैं, तो लिखना कि बेगू किसान आंदोलन के दौरान 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नामक गांव में हो रही एक सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी थी। इसमें रूपाजी तथा कृपाजी नामक किसान क्या हो गए थे? 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए। कब की घटना है? 13 जुलाई, 13/7/23। क्या तारीख है बोलो देखे? क्या है? किसका साथ? अच्छा, विजय सिंह अब सरकार ने कहा कि नेता कौन है इनका, गिरफ्तार करो उसको। और ये किसानों को भड़का रहा है यहाँ पे कि साहब नेता है रामनारायण चौधरी, तो अगर रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बात पता चली विजय सिंह पथिक को कि किसको गिरफ्तार करने वाले हैं। तो विजय सिंह जी बेगू आए और उन्होंने कहा कि क्या हो जाएगा, रामनारायण जी को गिरफ्तार कर लोगे तो मैं चलाऊंगा आंदोलन। तो सरकार ने कहा पहले इसको करो। देखो 10 सितंबर 1923 ईस्वी को, 10 सितंबर 1923 एडी, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को, 10 सितंबर 1923 एडी, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।